अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेडियो दक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ मलाल भाई अहमद राव एपिसोड 4 लेकर। तो चलो चलते हैं नावल की जानिब। बाब नंबर 4, मुनाफिक। शाम का वक्त था। पूरा एडनबर्ग बारिश में भीग चुका था। वो एक बेंच पर बैठा अपने ख्यालों में गुमसुम था। उसका लॉन्ग कोट बारिश में गीला हो रहा था। टोपी पहने सर नीचे झुकाए वो किसी का इंतजार कर रहा था। वो जो कहकर गई थी, मिलेंगे हम दोबारा किसी भीगी बारिश में, किसी बारिश की संगम में, किसी डूबे कल में, किसी उदास रात में, लेकिन मिलेंगे हम दोबारा, ये वादा है मेरा। वो 4 साल से उसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन बाज़ औक़ात इंतज़ार बहुत लंबा हो जाता है। वो जाते जाते उसकी खुशियाँ भरी ज़िंदगी को वीरान कर गई थी। वो ज़िंदगी जीने वाला लड़का अब बस ज़िंदगी गुजार रहा था। जानता हूँ तुम्हारा आना मुमकिन नहीं, क्योंकि तुम अब इस दुनिया में नहीं हो, मगर ये दिल इस सच को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। बाज़ औक़ात सच इतना कड़वा होता है कि हम अपने झूठ पर यकीन कर लेते हैं, ताकि हमारी उम्मीदें, हमारे ख्वाब ना टूटें। 4 साल से रोज़ इस उम्मीद पर सोता हूँ कि सुबह का सूरज मुझे ना देखने को मिले और मैं तुमसे जा मिलूँ उस जहाँ में। वो अंदर से टूटा हुआ था, हारा हुआ था। मीना अपने कमरे में अकेली बैठी गहरी सोच में गुम थी। उसकी आंखें नम थी, जैसे माजी की बुरी यादें उसकी आंखों के सामने फिल्म की तरह चल रही थी। वो रोना नहीं चाहती थी, मगर बेइख्तियार उसकी आंख से आंसू गिरा। पल भर में उसका माजी उसके सामने वापस आ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसे बताए, किससे मदद मांगे। मीना अपने गुनाहों का किसी को हमराज नहीं बनाना चाहती थी। वो इतनी कमज़ोर तो नहीं थी कि उसे किसी की ज़रूरत हो, मगर आज वो खुद को तन्हा महसूस कर रही थी। उसने अपने फ़ोन की फ़ोटो गैलरी खोली। सामने ही उसके बाप की तस्वीर थी। मीना ने उनकी तस्वीर को देखा। उसकी आंखें बिल्कुल अपने बाप के पर गई थी। आंख से आंसू टपक कर मोबाइल की स्क्रीन पर गिरा और कुछ माजी के लम्हे उसे याद आने लगे। वो 18 साल मीना अपने इंग्लैंड वाले अपार्टमेंट की टीवी लाउंज में बैठी अपने बाप के साथ थी। मीना के ए लेवल का आखिरी साल था। इसी सिलसिले में साहब मीना के वालिद इंग्लैंड आए थे। वो कल रात ही पहुंचे थे और रात को मीना घर काफ़ी लेट आई थी। रात को आप किधर थी? अपने गुस्से पर काबू पाते हुए साहब ने नरमी से सवाल किया। वो मैं दोस्तों के साथ बाहर गई थी। मुझे पता होता तो आप आ रहे हैं तो मैं कभी नहीं जाती। वो शर्मिंदा हुई थी। इतनी रात को? और उनके साथ आप गई किधर थी? दूसरा सवाल आया था। मीना नज़रें चुराने की कोशिश कर रही थी। कुछ भी हो, वो अपने बाप से कभी झूठ नहीं बोलती थी। वो उससे झूठ नहीं बोला जा रहा था। आप जानती हैं ना, हम सिर्फ बाप बेटी नहीं बल्कि अच्छे दोस्त भी हैं, और दोस्तों से कुछ नहीं छुपाते। वो मीना की घबराहट समझ चुके थे। आपको सुनकर बहुत गुस्सा आएगा, मगर बाबा सच में मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी। मुझे पता भी नहीं था कि मेरे दोस्त वहाँ जा रहे हैं। वो शर्मिंदा हुई थी। उसके ठंडे पसीने आने लगे थे। जहाज़ेब साहब ने नरमी से मिन्हा का हाथ पकड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने आज तक आप पर गुस्सा किया है? आप मुझे सब बता सकती हैं। वो मिन्हा को एतमाद में लेने की कोशिश कर रहे थे। मिन्हा ने नज़र उठाकर अपने बाप को देखना चाहा, मगर नहीं देख पाई। फिर वो हिम्मत करके बोलना शुरू हुई। मेरे दोस्तों ने मुझे बोला था कि वो लोग घूमने जा रहे हैं, तो मैं भी तैयार हो गई, मगर जब उनके साथ गाड़ी से उतरी तो वो एक डांस क्लब था। मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उन सब के इसरार करने पर मैं उनके साथ अंदर चली गई। बाबा, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। मैंने वहाँ डांस किया बाबा। वो अपने गुनाहों को इकरार करते हुए वो फूट कर रो रही थी। अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा बाबा। मैं क्या करूँ अब? मैं उस शर्मिंदगी के मारे मर जाऊँगी बाबा। वो किसी बच्ची की तरह आवाज़ों के साथ रो रही थी। ज़ाज़ेब ने अफसोस के साथ अपनी आंखें बंद कर ली थी, मगर अपने औलाद को बुरे अमाल पर उनको समझाना वालिदैन का फ़र्ज़ है। आपको अपने गुनाह पर शर्मिंदगी है और अफसोस है, तो ये अच्छी बात है। जानते हैं, एहसास जुर्म सिर्फ नसीब वालों को होता है, वरना बहुत सारे लोगों को अपना गुनाह दिखाई ही नहीं देता। आप खुद को खुश नसीब समझें कि अल्लाह ने आपको इस काबिल समझा कि आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें। वो चाहता तो आपको कल रात ही मार देता, लेकिन उसने आपको मोहलत दी। आप इस मोहलत को ज़ाया नहीं करना। ज़ाज़ेब साहब ने हर हालात में मुस्बत सोचते थे। क्या अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा? वो बच्चों की तरफ पूछ रही थी। अल्लाह माफ़ कर देता है मिन्हा, लेकिन उसकी भी एक शर्त है कि आप उस गुनाह को जड़ से छोड़ दें, ताकि आपकी तौबा में सदाकत शामिल हो सके। ये नहीं कि आज अफसोस हुआ तो छोड़ दिया और कल फिर वही गुनाह कर डालो। वो उसे नरमी से समझा रहे थे। माँ बाप को इसी तरह अपने बच्चों के गुनाहों पर उन्हें समझाना चाहिए। अगर मैं ये गुनाह कभी ना करूँ दोबारा, तो क्या ये मेरा पीछा तो नहीं करेंगे? जैसे उसे किसी चीज़ का डर था। जो गुनाह अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ा जाए, वो आपका पीछा कभी नहीं करता। वो उसका हाथ छोड़ते हुए बोले, बाबा आई एम सॉरी, मैंने अपनी नादानी में आपका मान तोड़ा।
कितनी उम्मीद से आपने मुझे इंग्लैंड भेजा था, आप मुझे वापस ले जाएं, मैंने आपका एतबार तोड़ा है। वो अब भी अपने बाप से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। हाँ, मुझे अफसोस हुआ ये सब सुनकर, क्योंकि मुझे आपसे ये उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन मुझे खुशी है कि आपने मुझसे झूठ नहीं बोला। और वैसे भी जो लोग आपके दिल के करीब होते हैं उन्हें एक दूसरा मौका तो देना चाहिए, इसलिए आपको इधर ही रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। वो मुस्कुराकर बोले थे और मिन्हा को तसल्ली हुई। बाबा, मैंने तो वो गुनाह ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं किया, वो फिर भी मेरे सामने आज खड़ा हो गया है, वो शिकवा कर रही थी। वाकई में उस दिन के बाद से मिन्हा को क्लब वगैरह के लिए कहते थे। मिन्हा ने उन सबसे दोस्ती तोड़ दी थी। वो दोबारा मुड़कर कभी भी रात को उनमें से किसी के साथ बाहर नहीं गई थी। वो गुनाह उसने ऐसे भुला दिया था जिससे वो उसकी ज़िंदगी में कभी था ही नहीं। वो रोज़ इस उम्मीद के साथ अल्लाह से माफ़ी मांगती थी कि अल्लाह उसे किसी के सामने कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा, और ना ही उस दुनिया में और ना ही क़यामत में। कुछ घंटे पहले लैला ने छलांग लगाते हुए ही अपने जेब से ऑक्सीजन मास्क निकाला और फ़ौरन उसे लगाया। ये काम सिर्फ चंद सेकंड में किया गया था। वो हवा में बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिर रही थी, लेकिन पानी में दाखिल होते ही उसकी रफ्तार आहिस्ता हो गई थी। वो पानी के अंदर थी। उसने अपने हाथ पाँव की मदद से तैरने की कोशिश की। वो पानी के अंदर तैर रही थी, लेकिन पानी इतना गंदा था कि ऊपर पुल पर खड़े आदमी को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो अब तैरते हुए पुल के बिल्कुल नीचे आ गई थी। उसने अपना मुंह बाहर निकाला, मास्क उतारा और खुलकर सांस लिया, लेकिन अभी रुकने का वक्त नहीं था। वो दोबारा तैरना शुरू हुई और ऊपर पुल के किनारे तक पहुंची। उसने इधर उधर देखा, पुलिस अभी तक नीचे नहीं आई थी। किनारे के पास छोटा सा जंगल था। वो उस जंगल में दाखिल हुई। ठंडे पानी से बाहर निकलने के बाद उसका बदन गीला पड़ा था। वो सर्दी से कांप रही थी, लेकिन वो इस वक्त रुक नहीं सकती थी। उसने जंगल का रुख किया। लैला अंदर जंगल के दरख्तों के बीच भाग रही थी और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। सूरज गुरूब हो चुका था और जंगल में अंधेरा होना शुरू हो गया था। वो काफ़ी तेज़ भाग रही थी, जिसकी वजह से वो जल्दी ही जंगल से बाहर निकल आई थी। उसके सामने एक सुनसान सड़क थी। वो अभी भी अपने पीछे देखते हुए रोड क्रॉस कर रही थी। सड़क पर एक मोटर होम उसके करीब आती दिखाई दी। लैला अपनी ही धुन में सड़क पर भाग रही थी। मोटर होम सियाह रंग की थी और उसके आगे ड्राइविंग सीट पर वो बैठा था। सियाह रंग की जैकेट के नीचे सियाही रंग की शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। हाथ में राडो की घड़ी और आंखों पर चश्मा लगा रखा था। उसका रंग साफ था और सफ़ेद था। लैला को सामने देखकर उसने मोटर होम को ब्रेक लगाई। अगर वो ब्रेक नहीं लगाता तो लैला मोटर होम के नीचे आती। ब्रेक की आवाज़ सुनकर लैला उसकी तरफ मुतवज्जह हुई। वो भी गुस्से में अपनी मोटर होम से उतरा और तेज़ कदम उठाता हुआ लैला की तरफ बढ़ा। वो दराज कद था, मगर उम्र में थोड़ा कम लगता था। लैला अपनी जगह पर साकिन खड़ी थी। बेबी, तुम्हें रोड क्रॉस करना नहीं आता? उसने अपनी आंखों से चश्मा उतारा। उसकी आंखें गहरे नीले रंग की थी, जैसे नीला आसमान हो। बाईं आंख में तिल था जो उसके बेहद दिलकश लग रहा था, लेकिन लैला ने इतना गौर नहीं किया था। तुम्हें क्या मसला है, मैं जैसे मर्जी रोड क्रॉस करूं? वो आगे से तपी थी। भाग तो तुम ऐसे रही हो जैसे तुम्हारे पीछे पुलिस लगी हो। ये सुनकर लैला को थोड़ी घबराहट हुई थी। मैं बच्चों के मुंह नहीं लगती, इसलिए मेरे आगे से हटो और मुझे जाने का रास्ता दो, वो उसे चढ़ाते हुए बोली थी। और अजलान चिढ़ चुका था। मैं पूरे 21 साल का हूँ मोहतरमा, मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ, तो तुम मेरे आगे बच्चे ही हुए। लैला उससे 5 या 6 साल बड़ी थी, लेकिन वो उस लड़के के सामने खड़ी उससे छोटी लग रही थी। हाँ तो क्या हुआ, उम्र से क्या होता है, कद तो मेरा ही लंबा है, वो बच्चे वाले जवाब दे रहा था। देखो, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा कद बिल्कुल सही है, तुम कुछ ज़्यादा ही लंबे हो। लैला को कद वाली बात बुरी लगी थी। दोनों एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन बात ऐसे कर रहे थे जैसे एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हो। वैसे ये तुम इतनी गीली क्यों हो रही हो? उसने लैला को सर्दी में कांपते हुए देखा। तुम इतना फ्री क्यों हो रहे हो? सवाल ऐसा कर रहे हो जैसे मेरा भाई हो। लैला आगे चलने के लिए बढ़ी थी। वो वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी। तुम्हारे भाई हो मेरे दुश्मन, मुझे तुम्हारा भाई बनने का कोई शौक नहीं है। लैला ने उसे मुड़कर घूरा था। वैसे तुम चाहो तो मेरे कपड़े पहन सकती हो, बस थोड़े लंबे ही होंगे। वो लड़का जिसे अपने कपड़ों से इश्क था, वो लैला को अपने कपड़े ऑफर कर रहा था। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी में हूँ, उसने साफ इनकार किया था। देख लो, अजलान खान के कपड़े किस्मत वालों को मिलते हैं, वो नाज कर रहा था। तुम पागल तो नहीं हो? लैला को समझ नहीं आ रहा था कि वो इधर खड़ी होकर अपना वक्त बर्बाद क्यों कर रही थी। हद है, एक तो मैं भलाई करना चाह रहा हूँ और ऊपर से तुम मुझे पागल कह रही हो। वो बुरा मान गया था। हवा एकदम तेज़ हो गई थी। सर्दी के मौसम में वो दोनों इस अंधेरे और सुनसान सड़क पर खड़े फजूल की बहस कर रहे थे। लैला पहले से ज़्यादा कांपना शुरू हो गई थी। उसने अभी बहुत आगे जाना था और उसका बीमार होने का कोई इरादा नहीं था। मगर सूट मैं अपनी मर्जी का पहनूंगी, वो मान गई थी।
جی مناسب، وہ طنز کر رہا تھا۔ لیلا اگنور کرتی ہوئی موٹر ہوم کے اندر داخل ہوئی۔ وہ باہر ہی کھڑا تھا۔ موٹر ہوم کے اندر ایک سنگل بیڈ اور 2 کرسیاں بڑے شان سے لگی ہوئی تھی۔ بیڈ کے سامنے ٹی وی لگا ہوا تھا۔ اندر ایک چھوٹا سا واش روم بھی تھا۔ یہ ایک چھوٹے سے کمرے کی طرح تھا جو نہایت صاف ستھرا اور پیارا لگ رہا تھا۔ سائڈ پر ایک چھوٹی سی الماری بھی تھی جس میں سے کپڑوں کا ڈھیر تھا۔ اس نے نیلے رنگ کا شلوار قمیض نکالا اور اسے پہننے لگی۔ شیشے ٹنٹڈ تھے اس لیے باہر سے کوئی اندر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لیلا نے اذلان کو کسی کو فون پر بات کرتے دیکھا۔ اس کے دماغ میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ اگر اذلان نے پولیس کو بلا لیا تو یہ جتنا معصوم دکھ رہا تھا اتنا ہے نہیں۔ دماغ نے سگنل دیا تھا۔ لیلا نے بیڈ کی ساتھ والی کھڑکی کھولی اور باہر چھلانگ لگا دی۔ اذلان دوسری طرف کھڑا فون پر بات کر رہا تھا۔ وہ اس سے چھپ کر دوسری طرف بھاگی۔ تھوڑی دیر بعد اذلان جب کھڑکی کو کھلی دیکھ کر اندر داخل ہوا تو بیڈ پر لیلا کے جوتوں کے نشان تھے۔ اس نے بیڈ کے اوپر چڑھ کر باہر چھلانگ لگائی تھی اور اپنی بیڈ شیٹ گندی دیکھ کر اذلان کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ لیلا کدھر ہے؟ اس نے محتشم کے کان میں پوچھا اور یہ سن کر محتشم کو بھی فکر لاحق ہوئی تھی۔ اس نے وقت دیکھا، رات کے 9 بج رہے تھے۔ لیلا اب تک آ جانی چاہیے تھی۔ واقعی بہت دیر ہو گئی ہے، اب تک اسے آ جانا چاہیے تھا، محتشم فکر مندی سے بولا۔ تبھی لیلا اندر داخل ہوئی۔ اس نے وہی نیلے رنگ کا شلوار قمیض پہن رکھا تھا۔ لیلا کو آج شلوار قمیض میں سب نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ سب اسے گھور رہے تھے۔ شیلا نے آگے بڑھتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ لیلا کی نظریں محتشم سے ملی اور وہ دونوں پراسرار طریقے سے مسکرائے۔ لیلا اپنے خیال میں گم ہوئی تھی۔ پلاننگ والے دن جب سب لوگ جا چکے تھے تب محتشم لیلا کو اس کا ٹاسک سمجھا رہا تھا۔ جانتی ہو سب سے مشکل کیا ہے؟ پولیس کو اپنے پیچھے آنے سے روکنا۔ وقتی طور پر ہم انہیں گمراہ کر سکتے ہیں، فارس کے باہر جانے کے ساتھ ہی سمجھو گیم ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لیلا بہت غور سے سن رہی تھی۔ تم پولیس کو اپنے پیچھے لگاؤ گی، انہیں ایسا لگنا چاہیے کہ تم پھنس گئی ہو۔ وہ ہمیں چھوڑ کر تمہارے پیچھا کریں گے۔ تمہیں پاس والے مال کی پارکنگ سے میری بائک مل جائے گی، اس کو لے کر اس پل تک آنا۔ وہ نقشے پر ہاتھ رکھ کر اسے راستہ بتا رہا تھا اور لیلا کو یہ ایڈونچر سن کر ہی مزہ آ رہا تھا۔ وہ خطرہ کی کھلاڑی تھی۔ تم اس بہتے پانی میں چھلانگ لگاؤ گی۔ پانی بہت گہرا نہیں ہے، تمہیں بس خود کو سنبھالتے ہوئے پل کے نیچے آنا ہے، وہاں سے اس جنگل کی طرف بھاگنا ہے۔ محتشم اسے نقشے پر ہر جگہ بتا رہا تھا۔ لیکن اگر میری لاش انہیں پانی میں نہیں ملی تو وہ میرا پیچھا کرنے ضرور آئیں گے۔ سوال بالکل درست تھا۔ سرد کھانے سے ایک لاش چوری کرنے اور اسے پانی میں پھینکنا کون سا مشکل کام ہے؟ وہ مسکرایا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ سب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ حیران تھی۔ سب نے پہلی بار تمہیں اس حالت میں دیکھا ہے، شیلا نے اس کے کان میں بولی تھی۔ واقعی لیلا نے سلطان نے پہلی بار شلوار قمیض پہنی تھی اور وہ اس پر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اسے زندہ سلامت دیکھ کر براق کو دل سے تسلی ہوئی تھی۔ اسے لیلا سے دلی ہمدردی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر لیلا کی طرف بڑھا۔ شکر ہے تم آ گئی، ورنہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں تمہیں کچھ ہو تو نہیں گیا۔ براق اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ میں لیلا سلطان ہوں، تم نے مجھے ہلکا لے لیا تھا، وہ جتا رہی تھی اور براق مسکرایا۔ ہاں جانتا ہوں، تم بہت بہادر ہو، اب جا کر آرام کرو، تھک گئی ہوں گی۔ اپنا خیال رکھا کرو لڑکی، وہ اسے سمجھا رہا تھا اور لیلا کو بس اسی کی سمجھ میں آتی تھی۔ ہاں پہلے نہا لوں پھر آرام کروں گی۔ وہ کافی تھکی ہوئی تھی۔ سونے سے پہلے قہوہ ضرور پی لینا ورنہ ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ وہ فکر مند ہوا تھا۔ ہاں ضرور، لیلا اسے دیکھ کر بولی تھی۔ پاس کھڑی شیلا دونوں کی باتیں کرتا دیکھ کر ہلکا سا کھانسی۔ لیلا اور براق اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ تم دونوں کی بات ہو گئی ہو تو لیلا چلیں، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، شیلا نے لیلا کی طرف دیکھ کر بولا۔ ہاں میں ویسے بھی جا رہا تھا، براق نے محتشم کی طرف قدم بڑھائے۔ تم چلو ذرا اوپر۔ لیلا حیران تھی کہ آخر ایسی کیا بات ہے۔ براق اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہو رہا تھا۔ اسے سامنے سے منہا اپنے گھر سے نکلتی دکھائی دی۔ اتنی رات کو وہ کہاں جا رہی تھی؟ اس نے منہا کی طرف رخ کیا۔ آپ اس وقت کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے منہا کو دیکھ کر اسے بولا۔ تھوڑی طبیعت خراب ہے، سوچا ڈاکٹر سے چیک اپ کروا آؤں۔ وہ آج بجھی بجھی لگ رہی تھی، اسے دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ وہ بیمار ہے۔ براق نے منہا کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اسے دیکھتے ہوئے اجازت طلب کی۔ منہا نے بے اختیار سر ہاں میں ہلایا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے منہا کا ہاتھ پکڑا تھا۔ براق کا اپنا دل بہت تیزی سے دھڑکتا ہوا محسوس ہوا تھا، جیسے دل نکل کر ابھی باہر آ جائے گا۔ اس نے آج پہلی بار منہا کو چھوا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ منہا کا ہاتھ چھوڑنا ہی بھول گیا تھا، جیسے وقت تھم گیا تھا اور دنیا ہر چیز رک گئی تھی۔ منہا کو اس کا ہاتھ پکڑنا برا نہیں لگا تھا، وہ خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد براق نے قابو پاتے ہوئے خود پر، براق نے منہا کا ماتھے پر ہاتھ لگایا۔ وہ واقعی بخار میں تپ رہی تھی۔ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، چلے میں لے جاتا ہوں ڈاکٹر کے پاس۔
उसने हाथ हटा लिया था। मिन्हा भी होश में वापस आई थी। मैं खुद चली जाती हूँ, तुम्हें वैसे भी जहमत होगी। वो आज अजीब बर्ताव कर रही थी। मिन्हा जहनी तौर पर किसी बात में उलझी हुई थी। मेरे होते हुए आप अकेली जाएं तो मुझ पर लानत है, चले मेरे साथ गाड़ी में। उसने मिन्हा को चलने का इशारा किया। बिना कुछ बोले मिन्हा उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ी। ये सूट किसका है? कमरे में आते के साथ ही शीला का पहला सवाल यही था। एक पागल रास्ते में मिला था, पीछे ही पड़ गया था। अजलान की बातें उसके दिमाग में घूमी थी। कौन पागल अपने कपड़े किसी को देता है? वो हैरान हुई थी। खैर छोड़ो यार शीला, हम अमीर हो गए हैं, जैसे ये कोई ख्वाब हो। वो बहुत खुश थी। हाँ यार, इतने पैसों में तो मैं पूरा मॉल खरीद लूँगी। मोहतशिम जाने ही ना दे तुम्हें मॉल। वो फिर से रियलिटी चेक दे रही थी। बुराक है ना, तुम उसे बोलना मोहतशिम से बात करेगा वो। शीला ने फ़ौरन हल निकाला था। मोहतशिम से बात तो मैं खुद भी कर लूँगी। तुम बताओ तुमने क्या बात करनी थी? यार वो शीला को समझ नहीं आया वो कैसे बताए। ड्रामे ना करना, सीधी बात करो। वो दो टोक लहजे में बोली थी। अहमद ने मुझसे माफ़ी मांगी है और वो दोबारा रिलेशनशिप की ऑफ़र की है। उसने भी सीधी बात की थी। तुम अब भी याद करती हो उसे? लैला ने सवाल किया था। हाँ बहुत ज़्यादा, मगर मैं उसके साथ दोबारा वैसा ताल्लुक़ नहीं बनाना चाहती जिसमें सिर्फ उसकी मर्जी चले, और ऐसा कभी नहीं होगा। वो सिर्फ अपनी सुनता है। इस वक्त वो उलझी हुई थी। मैं ऐसा क्या करूं कि वो मुझे भूल जाए? तुम बार बार वो लम्हे याद करो जब उसने तुम्हें तकलीफ़ दी थी। वो अजियत, वो तकलीफ़ जब तुम दोबारा महसूस करोगी तो फैसला करना खुद ही आसान हो जाएगा। वो उसे समझा रही थी। लेकिन उसने खुशियाँ भी तो दी हैं। हाँ मैं जानती हूँ उसने तुम्हें बहुत खुशी दी है, मगर देखो जिन रिश्तों का कोई अंजाम ही ना हो उन्हें ख़त्म ही कर देना चाहिए। जब उसने तुमसे शादी ही नहीं करनी तो क्या फ़ायदा ऐसे रिश्ते का? यार शायद वो इस बार शादी के लिए मान जाए। तुम इस वक्त उलझी हुई हो, इसलिए बेहतर है कुछ दिनों बाद सोच समझ कर फैसला करना। मैं अमर से बात करके देखती हूँ, वो इस बार इनकार नहीं करेगा, मुझे यकीन है। वो इरादा कर चुकी थी। लैला बिना कुछ बोले वॉशरूम की तरफ बढ़ी। बुराक मिन्हा के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा था। डॉक्टर ने कुछ गोलियां दी थी जिनका शॉपर बुराक ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। कमाल है, आपने सुबह के बाद कुछ नहीं खाया, इसलिए बीपी भी कम था आपका। वो उसे बच्चों की तरह डांट रहा था। सुबह से चोरी वाले मामले में इतना उलझी हुई थी कि कुछ याद ही नहीं था। वो असल बात गोल कर गई थी। क्या उसे बुराक को बताना चाहिए? नहीं, बुराक उसके बारे में क्या सोचेगा? डॉक्टर ने आपको टीका लगाया था जिसकी वजह से अच्छी नींद आएगी आपको। जब डॉक्टर कह रहे थे कि इधर ही लेट जाएं हॉस्पिटल में, तो आप क्यों नहीं लेटी? वो फिर डांट रहा था। घर ऐसा ही छोड़ दूं? अम्मी वगैरह भी नहीं हैं, 1-2 दिन में आएंगी। वो सड़क क्रॉस करके गाड़ी में बैठे थे। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ, उसने मिन्हा को गाड़ी में बैठता देखकर बोला। मिन्हा ने हाँ में सर हिलाया। आज वो किसी बात पर बहस नहीं कर रही थी। ये गाड़ी अंदर से लॉक कर लें और शीशे भी ऊपर कर लें, मैं आता हूँ। वो उसे अकेला गाड़ी में छोड़ना नहीं चाहता था और लेकर भी नहीं जाना चाहता था। उसने मिन्हा को गाड़ी की चाबी दी ताकि वो स्टार्ट करके गाड़ी को हीटर ऑन कर ले। रात के 12 बजे गाड़ी रोड पर अकेली थी, इसलिए बुराक ज़्यादा फिक्रमंद था। वो हॉस्पिटल की कैंटीन की तरफ कदम बढ़ा रहा था और मिन्हा ने गाड़ी अंदर से लॉक करके थोड़ी थोड़ी आंखें बंद की थी। कुछ ही लम्हों में वो टीके की वजह से सो चुकी थी। बुराक कैंटीन से जूस और कुछ खाने की चीज़ें लेकर गाड़ी की तरफ वापस आ रहा था। वो वापस गाड़ी के पास पहुंचा तो मिन्हा अंदर सो रही थी। मिन्हा इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि बुराक को उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा। वो ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी लॉक थी। उसने जेब में हाथ मारा तो उसे याद आया कि चाबी वो मिन्हा को दे कर गया था। वो बाहर खड़ा मिन्हा की तरफ देख रहा था। मिन्हा अंदर सो रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी जुल्फ बिखरी हुई थी जिन्हें वो समेटना चाहता था। बुराक उसे देखकर मुस्कुराया था। फिर गाड़ी से टेक लगाकर वो हाथ बांधकर वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वो हल्की हल्की नींद की आगोश में आ चुका था। बुराक इस सर्दी में बाहर रोड पर तो खड़ा हो सकता था, मगर मिन्हा की नींद खराब नहीं कर सकता था। वो पूरी रात बाहर रोड पर गाड़ी से टेक लगाकर सोता और जागता रहा। जब सुबह का सूरज निकला और गाड़ी पर रोशनी पड़ी, रोशनी की वजह से मिन्हा की एकदम आँख खुली। बाहर गाड़ी से टेक लगाए बुराक को देखकर वो हैरान हुई थी। फिर उसे एहसास हुआ था कि वो गाड़ी अंदर से लॉक करके खुद सो गई थी। मिन्हा मुस्कुराई थी। बुराक सिर्फ उसके लिए पूरी रात इस ठंड में बाहर सोया था। मिन्हा ने गाड़ी से बाहर कदम रखा तो बुराक भी नींद से बेदार हुआ था। उसने मिन्हा को शॉल लपेटते हुए खुद की तरफ आते देखा था। काश मेरी हर सुबह इतनी ही हसीन हो, उसने हल्का सा बोला था, जो कि मिन्हा को सुनाई नहीं दिया था। तुम सारी रात बाहर खड़े रहे, मेरे साथ खुद भी बीमार होने का इरादा है? वह बुराक को देखते हुए बोली। आप इतने मज़े से सो रही थी, मुझे जगाना मुनासिब नहीं लगा। वह बड़े आराम से बोला था। घर चलें? वह उदास उदासी लगती थी। कोई बात हुई है? बुराक ने उसका बुझा हुआ चेहरा देखकर पूछा।
نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے، وہ نظریں چراتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کچھ چھپا رہی ہیں، وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ نہیں یار تم گھر چلو ابھی، وہ چڑھتے ہوئے بولی۔ ہاں جیسا آپ کہیں، وہ گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ منہا بھی واپس گاڑی میں بیٹھی۔ رات کا وقت تھا۔ براق ایک عالیشان ہوٹل میں بیٹھا کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے سیاہ پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا۔ آج اس نے مراد اور اس کی بیوی شانزے کو کھانے پر دعوت دی تھی۔ منہا کے لیے سوپ وہ بنا کر اسے دے آیا تھا۔ ابھی وہ مراد کو کال ہی کرنے والا تھا کہ سامنے مراد اور اس کی بیوی شانزے کے ساتھ آتا ہوا دکھائی دیا۔ شانزے نے سیاہ رنگ کا گاؤن پہن رکھا تھا، سر پر لال رنگ کا دوپٹہ تھا، آنکھوں میں سرما لگائے وہ اچھی لگ رہی تھی۔ مراد شانزے اور براق کے بالکل سامنے آ کر بیٹھا تھا۔ ان کے آتے ہی براق نے کھانے کا آرڈر دیا تھا۔ بھابھی صرف میں آپ کی وجہ سے اس کو بھی کھانا کھلا رہا ہوں، اس نے مراد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ تو جو مرضی کر لے، میں اپنا بل نہیں دینے والا، وہ بھی ڈھیٹ تھا۔ بھابھی یہ بہت کنجوس ہے شروع سے، آپ کو تو تنگ نہیں کرتا ہی شاپنگ کے معاملے میں، اس نے شانزی کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ شانزی تو دونوں کی باتیں چپ کر سن رہی تھی۔ وہ براق کی طرف مڑی۔ نہیں میں جتنی مرضی شاپنگ کر لوں، یہ کبھی انکار نہیں کرتے، وہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ میں نے سنا تھا محبت میں انسان کو بدل دیتی ہے، اور آج دیکھ بھی لیا، واقعی محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے، وہ ان دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر بولا تھا۔ غلط، نفرت محبت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ نفرت کا رشتہ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ انسان ہر وقت اپنے دشمن کو نقصان کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے۔ نفرت آپ کے اندر کا وہ جانور جگا دیتی ہے جو آپ کی صحیح اور غلط کا فرق کی صلاحیت چھین لیتا ہے، وہ ایک پر اصرار طریقے سے بولی تھی۔ براق نے مراد کی طرف دیکھا تھا۔ مراد نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ ارے تم دونوں کس بحث میں پڑ گئے ہو، چھوڑو ان باتوں کو، اس نے شانزے کا ہاتھ پکڑ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ شانزے نے منہ موڑ لیا تھا۔ جو بھی تھا، براق کو یہ لڑکی بہت عجیب لگی تھی۔ 2 دن بعد تیرا برتھ ڈے ہے، تو کیا پلان ہے تم دونوں کا؟ براق نے خود ہی بات بدلی۔ شانزے تو گلگت جا رہی ہے، اس کے ابو کی برسی ہے، تو ہمارا کوئی پلان نہیں ہے۔ اب تو ہی سرپرائز دے گا مجھے، وہ بڑے حق سے بولا تھا۔ بھائی مجھے تیری آج تک سمجھ نہیں آتی، تو خود ہی اپنے برتھ ڈے کا سرپرائز کیسے مانگ لیتا ہے؟ میں پچھلے 10 سالوں سے تجھے سرپرائز دے دے کر تنگ آ گیا ہوں، تھوڑا بڑا ہو جا اب، وہ ہنسا تھا۔ ہاں اور اس بار بھی تو ہی سرپرائز دے گا، میں نے بول دیا ہے، وہ جیسے حکم دے رہا تھا۔ براق ابھی کوئی جواب دیتا کہ کھانا آ چکا تھا۔ اس نے ہار مانتے ہوئے کھانا شروع کیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر ویٹر نے ان تینوں کے نام اور ریویو ایک پیپر پر لکھنے کو بولا تھا۔ پہلے شانزے نے ریویو لکھا، پھر مراد نے، اور پھر براق نے۔ شانزے نے اپنا نام شانزے مراد لکھا تھا، اور اس کا نام دیکھ کر براق مسکرایا تھا۔ ایسے ہی ایک دن منہا بھی منہا براق لکھے گی، سوچ کر ہی وہ مسکرایا تھا۔ منہا اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی، ساتھ پڑا موبائل بجا تھا، نمبر سالم کا تھا۔ کال دیکھتے ہی اسے عجیب سی الجھن ہونے لگی تھی۔ اس نے پہلے تو کاٹنے کا سوچا، مگر پھر ہمت کر کے کال اٹھائی، وہ خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ وہ غصے میں بولی تھی۔ وہ بات اصل میں یہ ہے کہ تمہاری وہ اس رات کی کچھ تصویریں میری گیلری میں کب سے پڑی ہیں، اور جس بات کا منہا کو ڈر تھا وہی ہوا تھا، وہ جہاں بیٹھی تھی وہیں جم گئی۔ تمہیں واٹس ایپ کر رہا ہوں، دیکھ کر بتاؤ کہ اپنی انسپیکٹر کو ایسی حالت میں دیکھ کر لوگوں کو کیسا لگے گا۔ وہ طنز کر رہا تھا۔ منہا نے کان سے فون ہٹایا اور واٹس ایپ کھولا۔ وہ 18 سالہ منہا ٹاپ اور جینس میں ایک کلب میں کھڑی ناچ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر منہا کو گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ پچھلے 10 سالوں میں منہا نے ہر نماز میں اپنے اللہ سے اس گناہ کی معافی مانگی تھی۔ وہ انجانے میں کم عمری میں جو کچھ کر گئی تھی، آج اس کے سامنے دوبارہ آ کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ خود کو یوں رسوا ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ سوچ رہا ہوں کسی بڑے سے پیج پر تمہاری یہ تصویریں دوں، لوگ بھی تو دیکھیں تم اپنی جوانی میں کیا کچھ کرتی آئی ہو۔ وہ اسے ڈرا رہا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ وہ خود کے آنسو کنٹرول کر رہی تھی۔ کیا اس کی 10 سال کی توبہ ضائع گئی تھی؟ کیا کوئی گناہ چھوڑ دینے کے بعد مڑ کر واپس نہیں آتا؟ اب آئی نا تم کام کی بات پر، میں بس تمہارے ساتھ مل کر کچھ لمحے رنگین کرنا چاہتا ہوں، پھر تم خود میرے موبائل سے یہ تصویریں ڈیلیٹ کر دینا۔ منہا اس کی نیت سمجھ چکی تھی، وہ اب بھی اسی طرح گھٹیا تھا۔ لعنت بھیجتی ہوں میں تم پر اور تمہاری ان آفر پر، آئندہ مجھے کال کرنے کی کوشش کی تو سیدھے جیل میں جاؤ گے، آئی بات سمجھ میں؟ وہ الٹا اسے ہی دھمکی دے رہی تھی۔ جیل کی دھمکی کسی اور کو دینا، تمہارے پاس میری بات ماننے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے، ورنہ جو ذلت میں تمہیں دوں گا نا، برداشت نہیں کر سکو گی۔ اب کہ وہ چلایا تھا، منہا نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ اب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ رسوائی کا خوف ہی اسے رونے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ جو رونا شروع ہوئی تھی تو رکی نہیں تھی۔ آج عرصے بعد اسے خود پر بے بس محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی بھی لڑکی سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، مگر اپنی ذلت نہیں۔ جو لوگ اسے فخریہ نظر سے دیکھتے تھے، اب وہ اسے ایک حقارت کی بھری نظر سے دیکھیں گے۔ انسان کا ایک گناہ
اس کی 100 अच्छाइयों पर भारी पड़ जाता है। उसे अपने कमरे का दरवाज़ा नॉक होता महसूस हुआ। कोई बाहर खड़ा था। मिन्हा ने अपने आंसू साफ किए और दरवाज़ा खोला। सामने ही बुराक खड़ा था, हाथ में आइसक्रीम थी। वो आज भी दीवार छलांग लगाकर अंदर आया था। तुम यहाँ? उसने आंखें नीचे करते हुए बोला। पहले मेरी तरफ देखें। बुराक ने कुछ अजीब महसूस किया था। वो लड़की हमेशा उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करती थी और आज वो नजरें चुरा रही थी। मिन्हा ने बुराक की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे आंखों से आंसू नहीं खून बह रहा था। क्या हुआ है और आपने ये अपनी क्या हालत बना रखी है? ये मेरी मिन्हा तो नहीं लग रही। बुराक ने आज पहली बार मेरी मिन्हा कहा था। मिन्हा ने बुराक की तरफ गौर से देखा। क्या उसने गलत सुना था? क्या ये शख्स उसकी मदद कर सकता था? कुछ नहीं, बस वैसे ही। वो वापस मुड़ी थी। जब आपको झूठ बोलना नहीं आता तो क्यों बोल रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है बुराक, तुम गलत समझ रहे हो। वो बात को गोल कर रही थी। हाँ, गलत तो समझ रहा हूँ कि आपकी तबीयत खराब है। ज़रूर कुछ हुआ है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। आपको ऐसे देखकर मुझे तकलीफ हो रही है। मुझ पर रहम करें। वो एक दर्द भरी आवाज़ में बोला था। मिन्हा बेड पर बैठ चुकी थी। वो आगे बढ़ा और मिन्हा के पास जाकर उसके पाँव में बैठ गया। उसने मिन्हा की तरफ देखा। वो रो रही थी। बुराक ने मिन्हा को इतना बेबस पहले कभी नहीं देखा था। आप मुझ पर एतमाद करती हैं? मैं वादा करता हूँ कि मैं आपका मान कभी नहीं तोड़ूंगा। वो बहुत प्यार से बोला था। मैं तुम्हारी नज़रों में नहीं गिरना चाहती। वो उसकी तरफ देखकर बोली थी। यकीन करें, दुनिया की कोई ताकत आपको मेरी नज़रों में नहीं गिरा सकती। आप मुझे हर हालत में अपने साथ पाएंगी। वो बहुत आराम से बोला था। बुराक, मैं ऐसी दलदल में फंस चुकी हूँ जहाँ से मैं निकलूँ तो भी मुझ पर कीचड़ उछलेगा, और अगर ना निकलूँ तो भी। वो बेदिली से बोल रही थी। बुराक आपको इस दलदल में अकेले नहीं डूबने देगा। मैं आप पर कीचड़ तो क्या, एक आंच भी आने नहीं दूंगा। मिन्हा ने बुराक को गौर से देखा। वो वाकई मिन्हा पर एक आंच भी नहीं आने दे सकता था। मिन्हा को इस वक्त महसूस हुआ था कि अगर पूरी दुनिया में कोई एतबार के काबिल है तो वो सिर्फ बुराक हशाम है। उसे आज तक किसी हीरो की ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी, लेकिन आखिरकार वो भी एक इंसान थी, और इंसान ज़िंदगी की हर जंग अकेले नहीं लड़ता। उसे किसी न किसी मुकाम पर दूसरे इंसान की ज़रूरत पड़ती है। मैं जब ए लेवल कर रही थी तो एक रात में अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने निकली थी। मुझे नहीं पता था कि वो सब क्लब जा रहे हैं। वो मुझे भी ज़बरदस्ती अपने साथ अंदर ले गए। बुराक में वो बोलते बोलते रुकी थी। हिम्मत टूटी थी और बुराक ने महसूस किया था कि मिन्हा को किसी चीज़ का डर था। जजमेंट कार्ड। आप बोले, मैं सब सुन रहा हूँ, और यकीन माने मैं कभी आपको जज नहीं करूँगा, क्योंकि ये काम रब का है, मेरा नहीं। मैं कौन होता हूँ आपको जज करने वाला? हमारे अमालों की सज़ा और जजा अल्लाह के हाथ में है। फिर हम पता नहीं क्यों इंसानों से डरते हैं। वो उसे तसल्ली दे रहा था। जो बात बुराक को कल किसी और तरह से पता चलती, अच्छा था कि वो खुद बता दे। मैंने वहाँ डांस किया था और मेरे एक क्लास फेलो ने मेरी इजाज़त के बगैर मेरी कुछ तस्वीरें क्लिक की थी। अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर मैंने उसकी शर्त ना मानी तो वो ये तस्वीरें लीक कर देगा। उसने मुंह पर हाथ रख लिया था और बुराक का ये सब सुनकर खून खोल उठा था। कोई मिन्हा की तरफ आंख भी उठाए, ये उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। बात यह नहीं कि मैं उसको ऐसा करने से रोक नहीं सकती या मैं उससे डर गई हूँ, लेकिन बात है मेरे रेपो की, मेरे मुकाम की। मैं पुलिस का सहारा लूँ तब भी उन्हें सब बताना पड़ेगा। अगर मैं खुद कोई कदम उठाती हूँ तो सारिम को सिर्फ 1 मिनट लगेगा सारी तस्वीरें लीक करने में। फिर जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जिनके दिल में मेरे लिए इज्जत है, वही लोग मुझे जज करेंगे। वो फंस चुकी थी। बुराक ने गुस्सा जब्त करते हुए चुप रहने का फैसला किया। बाबा ने बोला था, अगर कोई गुनाह खुदा की खातिर छोड़ो तो वह कभी पीछा नहीं करता। मैंने वो गुनाह कभी दोबारा नहीं किया। बुराक, अल्लाह से उस गुनाह के लिए वाकई शर्मिंदा हूँ, लेकिन लोगों के आगे शर्मिंदा नहीं होना चाहती। अल्लाह के बाद मुझ पर भरोसा रखें। पूरी दुनिया भी अगर आपके खिलाफ होगी तो बुराक हशाम आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएगा। उसने मिन्हा की तरफ देखकर बोला था। उस सब को सुनने के बाद भी बुराक के दिल में मिन्हा की पहले जैसी ही इज्जत थी। मिन्हा को यकीन नहीं हुआ था कि बुराक ने एक बार भी उसे उसके गुनाहों पर शर्मिंदा नहीं किया था। उसे उस मर्द से अपनायत और लगन महसूस हुई थी, जैसे कोई दिल का रिश्ता हो। उस कमीने की शर्त क्या है? वो सारिम का नाम तक नहीं लेना चाहता था। वो चाहता है कि मैं उससे मिलने जाऊं। उसे मैसेज करें कि आपको उसकी शर्त मंजूर है। उसके दिमाग में घंटी बजी थी। बड़े से शादी हॉल में बीजान बैठी हुमायूं से बात कर रही थी। इर्द गिर्द लोगों का रश था। सब शादी में मगन थे। हाँ, नगीन की शादी बहुत अच्छे से हो गई, बीजान हुमायूं को बता रही थी। चलो शुक्र है। आप लोग कब वापस जा रहे हैं? हुमायूं ने कॉफ़ी पीते हुए पूछा। बस कल शाम की वापसी है, बीजान ने उसे वापसी का बता रही थी।
चले अच्छा है, मिन्हा भी अकेली है घर पर। अब बस तुम भी छुट्टी लेकर वापस आ जाओ, बहुत हो गया कैरियर सेट। मैं तुम्हारी और मिन्हा की बात आगे बढ़ाती हूँ। ये सब सुनकर हुमायूं का दिल जोर से धड़का था। क्या आपको लगता है कि मिन्हा मान जाएगी? उसे बस मिन्हा के इनकार का डर था। कैसे मना कर सकती है वो? आखिर तुम में कमी क्या है? और वैसे भी मैं खानदान की बड़ी हूँ, मेरे फैसले के आगे किसी की क्या ज़रूरत कि वो इनकार करे? बेजान बात की कमी की नहीं है, बात मिन्हा की है। वो अपने अलावा किसी की नहीं सुनती। मेरा फैसला आखिरी फैसला होता है। मैं तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत दिलवा कर ही रहूँगी। वो भी जिद्दी थी। हुमायूं बीजान को सबसे ज़्यादा अजीज़ था। मोहब्बत की ये जंग शुरू हो चुकी थी। लैला अपने कमरे से बाहर निकली थी। वो कल की सोई हुई अब उठी थी। लैला इतना कभी नहीं सोती थी, लेकिन इतने अरसे बाद वो खूब थकी थी। सुबह शीला भी उसे तंग करने नहीं आई थी। वो कमरे से नीचे उतरी तो गोदाम के पिछले हिस्से का रुक किया। वहाँ बुराक को खड़ा देखकर वो उसकी तरफ बढ़ी। बुराक ने उसको अपनी तरफ आता देखा तो उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम तो बड़ा सोई हो, वो चाय का कप पीते हुए बोला। पहली बार जिंदगी इतनी पुरसुकून लग रही है। वो फ्रेश थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। वो खुश हुआ था। लैला उसे देखकर मुस्कुराई। मुझे खुशी है कि तुम जिंदगी जीना सीख रही हो। मैं वाकई तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया था। ये सुनकर लैला अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती थी। वो अपने जज्बात जाहिर नहीं करने में शुरू से ही बुरी थी। बुराक को उसकी फिक्र और परवाह थी। आज तक जिंदगी में किसी ने भी लैला सुल्तान की इतनी फिक्र नहीं की थी। और जो चीज़ इंसान को कभी ना मिली हो, वो अगर थोड़ी सी भी मिल जाए तो इंसान को बहुत ज़्यादा लगती है। मैंने सुना है तुम चाय बहुत अच्छी बनाते हो। उसने मोहतशिम से इस बारे में सुना था। बिल्कुल दुरुस्त सुना है, वो फख्र से बोला था। मेरे लिए एक कप चाय बनाओ, फिर मैं मानूंगी। वो उसे चिढ़ा रही थी। बुराक हर शाम सिर्फ अपने लिए चाय बनाता है। लैला ने टेढ़ी नज़रों से उसे देखा। बुराक भी उसकी तरफ देख रहा था। लैला ने उसके हाथ से ज़बरदस्ती कप छीना और चाय का एक घूंट लिया। बुराक चुप खड़ा था। लैला सुल्तान को भी सिर्फ हाँ सुनने की आदत है। वो उसका कप हाथ में पकड़े बाहर की तरफ बढ़ी। किसी की चाय चोरी करना बहुत बुरी बात है लैला सुल्तान, वो पीछे से चिल्लाया था। शराफत की जुबान तुम्हें समझ कहाँ आती है? बुराक हर्षाम, वो आगे से चलती हुई बोली थी। मिन्हा ने अपने दोस्त का नंबर मिलाया था। आज इतवार था, इसलिए वो घर पर ही थी। मिन्हा ने सादा सा सब्ज रंग का शलवार कमीज पहन रखा था। सारिम को मेरा नंबर तुमने दिया था? वो अपनी दोस्त पर बरसी थी। यार, उसने मांगा था, वैसे भी वो हमारा दोस्त था। कल को कोई चर्सी मेरा नंबर मांगेगा तो तुम उसे भी दे दोगी मेरा नंबर? वो बेहद गुस्सा हुई थी। क्या हो गया है? मुझे लगा था उसे कोई काम होगा, इसलिए दे दिया नंबर। क्यों, उसने कुछ कहा है? वो हैरान हुई थी कि मीना इतना गुस्सा क्यों हो रही है। नहीं, कुछ नहीं, मगर आइंदा मेरी इजाज़त के बगैर तुम किसी को भी मेरा नंबर नहीं दोगी। वो गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोली थी। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाओ। मीना ने कोई भी बात का जवाब दिए बगैर फ़ोन बंद कर दिया था। फिर उसने सारिम को कॉल मिलाई। वो नॉर्मल सा कद का सारिम टी शर्ट और जीन्स पहने अपने फ्लैट में बैठा था। फ़ोन की पहली रिंग पर ही उसने कॉल उठाई। हेलो मीना बेबी। मुझे बेबी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना ज़ुबान निकाल कर हाथ में दे दूंगी। वो गुस्से हुई थी। तुम्हारी अकड़ अभी तक नहीं गई? वो उसका गुस्सा देखकर बोला। अपना एड्रेस भेजो, मैं आज आ रही हूँ तुम्हारे मिलने। उसने खुद पर काबू पाते हुए सीधी बात की थी। सारिम ये सुनकर हंसा था। चिड़िया जाल में फंस गई थी। आखिर तुम मान ही गई, लेकिन एक बात याद रखना, अगर पुलिस को साथ लाने की कोशिश भी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वो ब्लैकमेल कर रहा था। कोई पुलिस नहीं आएगी, मेरा वादा है। वो उसकी बकवास बर्दाश्त कर रही थी। काफ़ी समझदार हो गई हो तुम। मीना ने कोई जवाब दिए बगैर फ़ोन काटा। वो उसके और ज़्यादा मुंह नहीं लगना चाहती थी। शाम का वक्त था। बुराक एक बिल्डिंग के बाहर उतरा। ये बिल्डिंग उसके अपार्टमेंट से काफ़ी दूर थी। उसने सियाह जीन्स और शर्ट के ऊपर सियाह लेदर की जैकेट पहनी हुई थी। सर पर कैप पहनी हुई थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा वाज़ेह नहीं हुआ था। उसने बिल्डिंग की पिछली साइड का रुख किया। बिल्डिंग काफ़ी ऊंची थी, जिसमें दीगर फ्लैट्स थे। उसने दीवार से ऊपर चढ़ना शुरू किया। वो इन कामों में माहिर था। थोड़ी देर बाद वो एक खिड़की से बिल्डिंग के अंदर घुसा। फिर उसने इधर उधर देखा। बिल्डिंग के अंदर कोई कैमरा नहीं था। वैसे भी इस इलाके में सारे कैमरे वो अहमर को भारी रकम देकर हैक करवा चुका था। सामने सीढ़ियाँ थीं और दाएं बाएं फ्लैट्स थे। उसने ऊपर का रुख किया। सारिम अपने फ्लैट में खड़ा तैयार हो रहा था। उसने अच्छे से कपड़े पहने, बाल जेल से पीछे किए, फ्रिज की तरफ रुख किया और वहाँ से शराब की बोतलें निकालकर टीवी लॉन्च में रखी। फिर उसने सारे फ्लैट में एयर फ्रेशनर किया। बुराक मीना के बताए गए फ्लैट की तरफ बढ़ रहा था। मीना अपने कमरे में जाए नमाज पर बैठी दुआ कर रही थी।
اللہ مجھے رسوا ہونے سے بچا لے، میں جانتی ہوں کہ میں بہت گنہگار ہوں، مگر آپ سے زیادہ مجھے اور کون بہتر جان سکتا ہے کہ میں توبہ سچی تھی۔ میں 10 سال بعد آج تک آپ سے شرمندہ ہوں۔ وہ رو رہی تھی اور خدا کے سامنے رو رہی تھی۔ براق اوپر چڑھ رہا تھا۔ سارم کا فلیٹ سب سے اوپر والی منزل پر تھا۔ سارم نے اپنے فلیٹ کی لائٹس آف کی، رومانٹک میوزک لگایا۔ وہ پورا ماحول بنا چکا تھا۔ وہ جائنماز سے اٹھی اور بیٹھ کے آ کر بیٹھی۔ آج اللہ کے بعد میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے براق، اینڈ آئی ٹرسٹ یو، وہ دل سے بولی تھی۔ براق نے سارم کے فلیٹ کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے گھنٹی بجائی۔ سارم کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ آخر وہ گھڑی آ گئی تھی جس کا اس سے بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ براق باہر سر نیچے کیے جھک کھڑا تھا۔ سارم نے دروازہ کھولا۔ سامنے منہا کی جگہ کسی انجان لڑکے کو دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ براق نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے اندر گھسیٹا۔ وہ فلیٹ کے اندر لاک کر چکا تھا۔ لیلا اپنے کمرے میں بیٹھی کسی خیال میں گم تھی۔ وہ بنا بات کے مسکرا رہی تھی۔ شیلا کمرے میں داخل ہوئی، لیکن لیلا کو اپنے خیال میں ایسے گم تھی کہ اسے شیلا کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے تو یہ محبت کی آمد لگ رہی ہے، شیلا نے اس کے پاس آ کر بولا تھا۔ لیلا اپنے خیال سے بیدار ہوئی۔ پتہ ہے شیلا، مجھے لگتا تھا کہ میں کبھی محبت کر ہی نہیں سکتی۔ جتنی نفرتیں میں نے اپنے ارد گرد دیکھی تھی، محبت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ شیلا کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ براق واقعی میں بہت اچھا ہے، تم بہت لکی ہو۔ جس طرح وہ تمہاری عزت کرتا ہے، تمہارا خیال رکھتا ہے، تمہیں بہت انمول ہو۔ انسان محبت کے بغیر رہ سکتا ہے، عزت کے بغیر نہیں۔ اسے اپنا دکھ یاد آیا تھا۔ احمد اس سے محبت تو کرتا تھا مگر اس کی عزت نہیں کرتا تھا۔ میں جس چیز کے لیے بچپن سے ترسی تھی، لگتا ہے جیسے وہ مجھے مل گئی ہے۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ میری دعا ہے تم ایسے ہی مسکراتی رہو۔ شیلا اسے دیکھ کر خوش ہوئی تھی، لیکن وہ اداس بھی تھی۔ لیلا نے یہ محسوس کیا تھا اسے احمد سے واقعی محبت تھی۔ تم نے احمد سے بات کی؟ موقع ہی نہیں ملا، وہ اداسی سے بولی۔ تم ہو کون گھٹیا انسان، سارم چلایا تھا، اور براق نے اس کے منہ پر مکہ مارا تھا۔ حملہ بہت اچانک ہوا تھا۔ مکہ سارم کھا کر زمین پر گرا تھا۔ تیری ہمت بھی کیسے ہوئی میری منہا کو گندی نظر سے ڈالنے کی؟ تیری یہ آنکھیں میں نوچ کر باہر نکال لوں گا۔ براق پر جنون سوار تھا۔ وہ منہا کے بارے میں پاگل تھا۔ اس نے سارم کے اوپر چڑھ کر اسے مکے مارنا شروع کیے۔ اس کے منہ اور ناک سے خون نکل رہا تھا۔ سارم خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن براق کی گرفت مضبوط تھی۔ براق نے اس کی آنکھ پر مکہ مارا تھا۔ اس کی آنکھ سوج چکی تھی۔ وہ جنون میں اپنے آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ اسے منہا کے آنسو یاد آئے تھے۔ کوئی منہا کو تکلیف دے اور وہ براق کے ہاتھوں سے بچ جائے، ایسا ممکن نہیں تھا۔ سارم نے خود کو سنبھالتے ہوئے براق کے پیٹ پر لات ماری۔ براق جو اپنے آپے سے باہر ہو چکا تھا اسے مار رہا تھا۔ وہ چونکا۔ سارم کا منہ خون سے لت پت ہوتا تھا۔ وہ زمین سے اٹھا اور شراب کی بوتل اٹھا کر براق کے سر پر دے ماری۔ بوتل ٹوٹتے ہی فرش گیلا ہو گیا تھا۔ براق کے ماتھے سے تھوڑا خون نکلا تھا، لیکن اسے کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس وقت سارم کے وجود سے زیادہ اسے کوئی چیز تکلیف نہیں دے رہی تھی۔ وہ پھر سے سارم کی طرف بڑھا اور اس کا سر دیوار میں دے کر مارا۔ سارم کا سر پھٹ چکا تھا۔ براق نے اس کے پیٹ میں لات ماری تو اس کے منہ سے خون باہر آیا۔ آج تو میرا ہاتھوں نہیں بچ سکتا، وہ چیخا تھا۔ مجھے 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 معاف کر دو، میں ساری تصویریں ڈیلیٹ کر دوں گا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے منت کر رہا تھا، مگر براق کو اس پر ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ اس نے سارم کو اپنے ساتھ گھسیٹا اور اس کا سر دیوار میں دے مارا۔ وہ درد سے چیخا تھا۔ براق نے ایک بار پھر اس کا سر دیوار میں دے مارا۔ سارم اب بے ہوش ہو چکا تھا۔ براق نے اسے چھوڑا تو وہ سیدھا زمین پر گرا۔ سارم کا خون ابل ابل کر باہر آ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھنے کے قابل نہیں تھی۔ براق کے ہاتھ پر اس کا خون تھا جو اس نے سارم کی شرٹ سے صاف کیا تھا۔ پھر براق نے اس کے کمرے کا رخ کیا، اس کا لیپ ٹاپ اور موبائل اٹھایا اور سارم کو ادھر مرنے کے لیے چھوڑ کر وہ باہر نکلا۔ جس راستے سے وہ آیا تھا وہی راستے سے نیچے اترا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر خود کو ٹھنڈا کیا، پھر مسکرایا۔ اس کا کام مکمل ہو گیا تھا۔ براق نے لیپ ٹاپ یا موبائل ایک بار بھی کھول کر نہیں دیکھا تھا، جبکہ اسے پاس ورڈ ہیک کرنے آتے تھے۔ وہ واقعی منہا کو رسوا نہیں ہونے دے سکتا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے سامنے بھی نہیں۔ اس نے ایک بار بھی منہا کی وہ تصویریں دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ منہا باہر لون میں ٹہل رہی تھی۔ وہ کافی پریشان تھی۔ آخر وہاں ہوا کیا تھا؟ تبھی براق گھر میں اپنے پرانے طریقے سے داخل ہوا۔ منہا کو اسے دیکھ کر تھوڑی تسلی ہوئی تھی۔ وہ براق کی طرف بھاگی۔ براق کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ اس کے کپڑے کافی گندے ہو رہے تھے۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ بہت برا جھگڑا ہوا تھا۔ یہ لیں آپ کی امانت۔ اس نے لیپ ٹاپ اور موبائل منہا کو پکڑایا۔
उसने तुम्हें ये सब आसानी से तो नहीं दिया होगा। मिन्हा ने बुराक की चोट देखकर बोला। कुछ किया है तुमने उसके साथ? उसे बस एक लंबे ट्रिप पर भेजा है, उम्मीद है खूब मज़े करेगा। सारिम का सोचकर ही उसका खून खोलता था। सीधा बताओ क्या किया है तुमने? बुराक, कहीं तुमने उसे मार? जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था। जिंदा है अभी तक, मेरे बस में होता तो मैं जान से ही मार देता। उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। फिर क्या किया है तुमने उससे? शक हो रहा था। क्या आप उसकी बात करना बंद नहीं कर सकती? ये ना हो कि मैं सच में जाकर उसे जान से ही मार दूँ। उसे वाकई बुरा लगा था। जेलेसी, यू नो। अच्छा तुम अंदर चलो, तुम्हारे सर पर दवाई लगा दूँ। उस सब में मिन्हा को बुराक की चोट का ख्याल अब आया था। शुक्र है आपको मेरा ख्याल भी आया। वह मुस्कुराया था। अंदर चलकर मिन्हा ने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला, रुई पर दवाई लगाई और बुराक की तरफ बढ़ी। वो सोफे पर बैठा था। मिन्हा ने थोड़ा झुककर उसके माथे पर दवाई लगाना शुरू की। बुराक बस उसकी खूबसूरत आंखों में ही देख रहा था। ये लम्हा, एहसास उसके लिए बहुत अजीज था। मिन्हा जो अपने में मगन उसके माथे पर दवा लगा रही थी, उसने बुराक को अपनी तरफ देखता महसूस किया। उसकी आंखों में इतनी हयात थी कि मिन्हा को गैर आरामदेह महसूस नहीं हुआ था। दवाई लगाने के बाद मिन्हा ने उसके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई। क्या बात है, आज बड़ी खिदमत हो रही है। उसका मूड ठीक हो चुका था। मिन्हा ने हथे वाले अंदाज में सर हिलाया और उसके साथ सोफे पर आकर बैठी। थैंक यू बुराक, सच में तुमने मेरे लिए जो किया है मैं कभी भी नहीं भूल सकती। वो नरम लहजे में बोली थी। मैंने क्या किया? अभी कुछ हुआ था, मुझे तो याद नहीं। तभी मैं कहूँ मेरा सर भारी क्यों हो रहा है। वो जैसे सब कुछ भूल चुका था। मिन्हा ने दिल में उस मर्द के लिए रश्क किया था। एक बार फिर थैंक यू। वो उसका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती थी। बुराक ने मिन्हा को तसल्ली देना चाहिए। अब आप शर्मिंदा कर रही हैं मुझे। देखें, अगर तौबा सच्ची हो तो अल्लाह कभी रुस्वा नहीं होने देता। वो सच बोल रहा था। अगर इंसान समझ जाए कि उनकी कम उम्री में किए गए गुनाह यूँ उनके सामने आ जाते हैं तो वो कोई भी शख्स गुनाह करने से पहले 10,000 बार सोचे। वो हकीकत बता रही थी। बुराक ने दूध का एक घूंट लिया। खैर, पासवर्ड हैक करके तुमने तस्वीर तो डिलीट कर दी होगी। वो बुराक को देखकर बोली। नहीं, मैंने कहा था ना, मैं आपको किसी के सामने भी रुस्वा नहीं होने दूंगा। मैं पासवर्ड हैक कर देता हूँ, तस्वीर आप खुद डिलीट कर देंगी। मिन्हा को उस आदमी पर फख्र महसूस हुआ था। उसने दुरुस्त बंदे पर भरोसा किया था। अगली सुबह मिन्हा अपने कमरे में जिम के लिए तैयार हो रही थी। रात को ही सोनिया वगैरह वापस आ चुकी थी। वो बाहर निकली तो बुराक भी गली में वॉक करता हुआ दिखाई दिया। वो उसकी तरफ लपकी। नूर अपने कमरे में लेटी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। यार, मैंने बताया तो था, जब तक अप्पी की शादी नहीं हो जाती अम्मी कभी भी हमारे रिश्ते के लिए नहीं मानेंगी। वो किसी लड़के से फ़ोन पर बात कर रही थी। देखो, मैं लंदन शिफ्ट हो जाऊंगा अगले महीने, इससे पहले हम निकाह तो कर सकते हैं ना। दूसरी तरफ से एक कम उम्र लड़का बोला था। तुम्हारी बात दुरुस्त है, मगर अम्मी नहीं मानेंगी। उसे पता था कि जब तक मिन्हा की शादी नहीं हो जाती उसकी शादी का नंबर नहीं आएगा। तुम बात तो करके देखो। वो जिद कर रहा था। अच्छा, मैं अप्पी से बात करूंगी, वही अम्मी से बात कर सकती हैं। दूसरी तरफ बीजान अपने कमरे में बैठी सोनिया से बात कर रही थी। आखिर तुमने अपनी बेटी को कब तक घर बैठा कर रखना है? 28 बरस की हो गई है वो, बस अब उसकी शादी करो। बीजान सोनिया को एक ही बात बोलती थी। अम्मी जान, वो कोई भेड़ बकरी तो है नहीं जिसकी ज़बरदस्ती में शादी कर दूं। जब उसका दिल होगा तभी शादी करूंगी ना। सोनिया बेगम अपनी बेटी की वकालत कर रही थी। कुछ दिनों तक हुमायूं आ रहा है, बस अब मैं दोनों की शादी करवा कर ही रहूंगी। वो जिद पर आ चुकी थी। मेरे लिए मिन्हा की रजामंदी सबसे बढ़कर है। उसकी मर्जी के खिलाफ मैं उसकी शादी किसी से भी नहीं करूंगी। जो मर्जी हो, अपनी औलाद सबसे बढ़कर होती है। बीजान ने गुस्से में गर्दन मोड़ ली थी। मिन्हा ऑफिस में अभी अभी दाखिल हुई थी। उसे उसकी दोस्त की कॉल आई थी। हाँ बोलो हिना, वो जल्दी में चलते हुए बोल रही थी। यार, तुम्हें एक बुरी खबर देनी थी। क्या हो गया? वो चौंकी थी। सारिम पर किसी ने कातिलाना हमला किया है। उस बेचारे को इतना मारा है कि कोमा में ही चला गया। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो कभी कोमा से बाहर नहीं आ सकेगा। और मिन्हा को समझ नहीं आया था कि वो खुश हो या अफसोस करे। शुक्र करो वो जिंदा है, वरना जो उसकी हरकतें थी ना, उसके साथ ऐसा ही होना था। कह तो ठीक रही हो, उसके फ्लैट से शराब का पूरा कार्टन मिला है। पता नहीं कितनी लड़कियों को वो हरेस कर चुका है। हिना मिन्हा की हाँ में हाँ मिला रही थी। बाद में बात करते हैं, अभी मैं ऑफिस में हूँ। ओके बाय। हिना भी फ़ोन बंद कर दिया था। वो अपने ऑफिस के अंदर आकर बैठी। मिन्हा ने बेइख्तियार ही बुराक के बारे में सोचा था। वो वाकई ऐसा मर्द था जो नसीब वाली लड़कियों को मिलता था। अजलान अपनी मोटर होम एक वीरान जंगल के पास रोके कुछ लकड़ियों को आग लगाए बैठा था। उस दिन बेड की चादर से उसे लैला का एक बाल मिला था जिसे वो अपने हाथ में लिए बैठा था। ना जाने क्यों उसने वो बाल अपने पास संभाल कर रख लिया था। लैला उसे बताए बगैर वहाँ से चली गई थी। उसे इस बात का गुस्सा था।
اس نے اس کی مدد کی تھی اور وہ بنا شکریہ کیے چلی گئی۔ پتہ نہیں کیا نام ہوگا اس کا، عجیب ہی لڑکی تھی، بنا کچھ بتائے ایسے غائب ہو گئی جیسے میں اسے اغوا کر لوں گا۔ وہ غصے بھی ہو رہا تھا اور اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ خیر جو کوئی بھی تھی، بال بلا کے حسین تھے۔ لیلا کے بالوں کی کیا ہی بات تھی۔ براق اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا، اس کا سر تھوڑا بھاری ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا، بنا جوتے اتارے وہ سیدھا بیڈ پر لیٹتے ہی سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا فون بجا تھا، مگر اسے کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ مسلسل اس کا فون بجتا رہا مگر اس نے فون نہیں اٹھایا۔ صبح کو جب اس نے فون دیکھا تو مراد کی 10 مس کالز تھی۔ آج اس کی برتھ ڈے تھی اور براق اسے وش کرنا بھول گیا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے برتھ ڈے پر رات کے 12 بجے براق کو کال کیا کرتا تھا۔ اسے گفٹ میں کیا چاہیے وہ پہلے ہی بتا دیتا تھا۔ براق نے جلدی سے جم کا سوٹ پہنا اور باہر نکلا۔ جم سے واپسی پر وہ سیدھا مراد کی طرف چلا جائے گا، اس نے ارادہ کر لیا تھا۔ جم میں ایکسرسائز کرنے کے بعد وہ باہر نکلا تو منہا بھی باہر نکلتی دکھائی دی۔ آپ میرے ساتھ چلیں گی؟ وہ بڑے مان سے پوچھ رہا تھا۔ کدھر جانا ہے؟ منہا نے گھڑی کی طرف دیکھا، آفس میں ابھی ٹائم تھا۔ میرے دوست کی برتھ ڈے ہے، اصل میں وہ میرا ایک ہی دوست ہے، سمجھے، میری فیملی میں بس وہی ہے۔ مراد اس کا بھائی کی طرح تھا۔ تمہارا دوست ہے، تم جاؤ، میں کیا کروں گی؟ چلے نا، ابھی وقت ہے آفس میں، بس تھوڑی دیر میں ہم آ جائیں گے۔ وہ ضد کر رہا تھا۔ اچھا چلو چلتے ہیں۔ وہ تیار ہو گئی تھی۔ پھر وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے۔ براق نے منہا کی طرف دیکھا، وہ آج پہلے والی منہا لگ رہی تھی، پرسکون اور پراعتماد۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے آگے کی طرف بڑھا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک بلڈنگ کے باہر رکی تھی۔ مراد اپنے فلیٹ میں رہتا تھا۔ براق نے اسے کال ملائی مگر وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا، شاید ناراض تھا۔ سب جانتا ہوں اس کے ڈرامے، اب غصے میں کال نہیں اٹھا رہا۔ وہ منہا کو بتا رہا تھا، تم اس کی بیوی کو کال کر لو۔ وہ بلڈنگ کے اندر چل رہے تھے۔ بھابھی تو کل گلگت گئی ہوئی ہیں، ان کا ابو کی برسی ہے کل۔ وہ مراد کو کال ملاتے ہوئے بولا۔ اب وہ دونوں مراد کے فلیٹ کے باہر کھڑے تھے۔ براق نے بیل دی مگر کوئی باہر نہیں آیا۔ براق کو حیرانی ہوئی تھی۔ اس نے 3 بار مزید بیل دی، پھر اس نے دروازہ بجانے کی کوشش کی تو دیکھا دروازہ کھلا پڑا تھا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ براق کو عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ آگے آگے چل رہا تھا، منہا اس کے پیچھے پیچھے۔ براق تیز تیز قدم اٹھاتا مراد کے کمرے میں داخل ہوا اور کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے قدم زنجیر ہو گئے تھے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے ہلنا بھول گیا تھا، جیسے اس کی سانس اٹک گئی تھی۔ منہا بھی اندر داخل ہوئی تھی۔ سامنے بیڈ پر مراد خون میں لت پت پڑا تھا، اس کے پیٹ میں بہت بار چاقو مارے گئے تھے۔ مراد کا پورا بیڈ اس کے خون سے بھرا ہوا تھا۔ براق کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا تھا، وہ اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، وہ تو اس کی فیملی تھا، اپنے ماں باپ کے بعد۔ وہ آج ایک بار پھر خود کو تنہا محسوس کر رہا تھا۔ براق قدم آگے بڑھانا چاہتا تھا لیکن وہ سیدھا چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ منہا نے آگے قدم بڑھائے، وہ مراد کے پاس کھڑی تھی۔ مراد بستر پر سیدھا لیٹا تھا، اس کے پیٹ میں کم سے کم 10 بار چاقو مارے گئے تھے، سردی کی وجہ سے خون جم گیا تھا۔ براق نے دیوار کا سہارا لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مراد اسے چھوڑ کر چلا جائے۔ میں تو تیرے ساتھ ہوں میرے بھائی۔ وہ 2 قدم آگے آیا تھا، آنکھوں میں بے یقینی بھری ہوئی تھی۔ کیا ہوا اگر تمہاری امی نہیں ہے؟ میری امی بھی تمہاری ہی امی ہے نا؟ اس نے اپنی آنکھیں بھیگتی محسوس کی تھی۔ مجھے تیرے بارے میں وہ باتیں بھی پتہ ہیں جو تو مجھے نہیں بتاتا تھا۔ وہ مراد سے آج نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ مراد کو اس کے بارے میں سب پتہ ہوتا تھا۔ وہ بیان نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کیا محسوس کر رہا ہے۔ کاش میں نے تیری کال اٹھا لی ہوتی، مجھے معاف کر دے مراد۔ ایک اور ملال اس کی زندگی میں شامل ہو چکا تھا۔ براق ہمت کرو، کچھ لوگوں کی زندگی بہت کم لکھی ہوتی ہے، تم خود کو سنبھالو۔ منہا اسے تسلی دے رہی تھی لیکن براق پر آج کچھ اثر نہیں کر رہا تھا۔ منہا کی نظر اچانک سائڈ ٹیبل پر رکھے ایک کاغذ پر پڑی۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ کاغذ اٹھایا تھا، اس پر ایک ہی لفظ لکھا تھا، منافق۔ وہ حیران ہوئی تھی کہ آخر اس کا کیا مطلب تھا۔ تھوڑی دیر بعد براق زمین سے اٹھ چکا تھا، چاہے وہ جتنا بھی مرضی ٹوٹا ہوا ہو، لیکن وہ مرد تھا، اسے خود کے جذبات پر قابو کرنا تھا۔ ہماری سوسائٹی ایک مرد کو روتا ہوا قبول نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور منہا کی طرف دیکھا۔ منہا اس کی تکلیف سمجھ سکتی تھی۔ اس نے براق کی طرف وہ کاغذ بڑھایا۔ براق نے کاغذ کھولا، اس پر منافق لکھا دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا، مگر اس وقت وہ شدید غم میں تھا، اس لیے اسے بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں بھابھی اور دیگر لوگوں کو فون کر کے بتا دوں، پھر جنازے کا انتظام بھی کرنا ہے۔ وہ ہمت پکڑ چکا تھا۔ مرد ہونا آسان نہیں ہوتا، آپ کو مشکل وقت میں بھی خود کو خود ہی سنبھالنا پڑتا ہے۔ جہاں عورت کا ایک آنسو دیکھ کر پوری دنیا پگھل جاتی ہے، ادھر مرد کے آنسو دیکھ کر لوگ اس پر کمزوری کا لیبل لگا دیتے ہیں۔ براق نے باہر ہوا میں آ کر سانس لیا تھا، پھر سانجے کو کال ملا کر سب بتایا۔
कुछ मुराद के कलीग्स भी थे जिनको उसने फ़ोन करके उन्हें इत्तला दी। उसे बाहर देखकर मिन्हा भी उसके पीछे आई। बुराक, ये एक पुलिस केस है, हम इसे ऐसे दफन नहीं कर सकते। आप क्या चाहती हैं कि मैं अपने दोस्त को सर्द खाने में कई दिनों तक सड़ने दूं और फिर आखिर में इंसाफ मिलने का इंतज़ार करूं? प्लीज़ इसकी रूह को सुकून लेने दें। मैं मुराद को आज ही दफन करूंगा। वो अपने दोस्त की लाश को भी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। बुराक, मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, लेकिन क्या मुराद के कातिलों को ऐसे ही जाने दोगे? नहीं, मैं मुराद के कातिलों को इससे भी दर्दनाक मौत दूंगा। उन्होंने मुझसे मेरा भाई नहीं, मेरा बाजू छीना है, जिसकी कीमत उन्हें देनी होगी। उसकी आंखों में तकलीफ से भरी थी और दिमाग पर जुनून सवार था। होश से काम लो बुराक, कानून अपने हाथ में नहीं लेने की कोशिश करो। वो उसे समझा रही थी, मगर बुराक को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मिन्हा को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त बुराक को समझाए या पुलिस को कॉल करे। ठीक है, मैं पुलिस को कॉल नहीं करूँगी, लेकिन मैं खुद पूरे फ्लैट की तलाशी लूँगी और मुराद के कत्ल केस की फाइल भी तैयार करूँगी। तुम खुद से कोई कदम नहीं उठाओगे। मिन्हा उसे एक बार फिर समझा रही थी। सारिम वाले मामले से उसे अंदाज़ा हो गया था कि बुराक जुनून में किस हद तक जा सकता है। बुराक ने उसकी बात सुनकर बस हाँ में सर हिला दिया। मिन्हा ने पूरा फ्लैट की तलाशी ली, मगर उसे कुछ खास नज़र नहीं आया। कातिल बहुत चालाक था। मुराद के पेट में जिस चाकू से निशान थे वो कमरे में मौजूद नहीं था। मिन्हा ने किचन के रुख लिया। वहाँ छुरियों के रैक में सबसे ऊपर एक चाकू था जो अभी भी गीला था, जैसे उसे घंटे पहले अभी साफ किया गया हो। साइड पर थोड़ा खून भी बाकी रह गया था। मिन्हा ने वो चाकू उठाया और बाहर निकलने लगी। तभी उसे सिंक में 2 चाय के कप पड़े नजर आए। अगर मुराद घर पर अकेला था तो 2 चाय के कप क्यों? कुछ ही घंटों में सब लोग फ्लैट में आ गए थे। शांति भी 2 घंटे में वहाँ पहुँच गई थी। उसका रो रो कर बुरा हाल था। शादी के सिर्फ चंद महीनों में ही उसने ये सब देख लिया था। कल उसके बाप की बरसी थी और आज उसका शौहर मर गया था। वो एक बार फिर तन्हा रह गई थी। शाम के वक्त मुराद अपने पास वाले कब्रिस्तान में उसे दफना रहा था। उसने अपने दोस्त का गुस्ल भी खुद दिया था और उसकी नमाज जनाजा भी खुद ही पढ़ाई थी। बाकी लोग मुराद पर मिट्टी डालकर वहाँ से जा चुके थे, लेकिन वो वहीं मुराद की कब्र के पास खड़ा था। जानता है, जब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ था तो मैं बिल्कुल तन्हा हो गया था। उस वक्त तूने मुझे संभाला था, लेकिन आज तू भी मुझे छोड़कर चला गया। अब मुझे कौन संभालेगा? आंसू उसकी आंखों से टपक रहा था। दोस्त की जुदाई इंसान को अंदर से मार देती है। वो काफ़ी देर तक वहाँ बैठा रहा। अंधेरा देखकर वो कब्रिस्तान से उठा और अपने अपार्टमेंट की तरफ गाड़ी को बढ़ाया। शानजे को उसकी ज़रूरत का सामान वो देकर आया था। वो उसके दोस्त की बीवी थी, उसका ख्याल रखना उसका फ़र्ज़ था। बुराक ने अपार्टमेंट में आकर अपने कमरे का रुख किया। वो इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करना चाहता था। उसे अकेला वक्त गुजारना था। बुराक को अपने बीते पल याद आ रहे थे, जब वो पहली बार अपनी अम्मी के इंतकाल के बाद उस शहर में आया था। मुराद ने उसे अपने घर में पनाह दी थी। उसकी अम्मी बुराक को मुराद से भी ज़्यादा प्यार करती थी। उसे मानो अपनी फैमिली मिल गई थी। मुराद के उस पर बहुत एहसानात थे, लेकिन उसने बुराक को कभी कुछ नहीं जताया था। वो वाकई सच्चा दोस्त था। उसका जाना बुराक को अंदर से खा गया था। वो किसी 2 साल बच्चे की तरह रो रहा था। उसे खुलकर रोने का मौका अब मिला था। यहाँ कोई नहीं था जो उसे देखने वाला, बस वो और उसके मलाल थे। ज़िंदगी ने बुराक हशाम को कुछ दिया हो या ना दिया हो, मगर मलाल खूब दिए थे। कुछ लम्हों बाद बुराक के अपार्टमेंट की घंटी बजी। उस वक्त वो किसी से मिलना नहीं चाहता था, लेकिन दरवाजे पर जो भी था वो मुसलसल घंटी बजा रहा था। बुराक तंग आकर उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। आंसू साफ करते हुए वो दरवाज़ा खोला। वह दरवाजे पर खड़े शख्स को अच्छी भली सुना देता अगर वहाँ मिन्हा खड़ी न होती। मिन्हा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं। अंदर आए। वो किसी के सामने नहीं रोता था। सुबह मुराद को इस हालत में देखकर वह भूल गया था कि मिन्हा भी उधर खड़ी थी। आंसू क्यों साफ किया? उन्हें बहने दो ताकि तुम्हारा गम कुछ कम हो सके, मिन्हा अंदर आते हुए बोली। अब वो दोनों टीवी लॉन्च में बैठे आमने सामने थे। नहीं, वो तो वैसे ही आँख में कुछ चला गया था। वो बात संभाल रहा था। बुराक, तुम गहरे सदमे में हो और इस वक्त तुम्हें किसी की ऐसी की ज़रूरत है जो तुम्हारे अंदर का गम सुने। वो बुराक से हमदर्दी कर रही थी। वो इसीलिए आई थी उससे सब सुनने। कोई नहीं है मेरा सुनने वाला। जो थे सब चले गए। वो बिखरे हुए चुका था। मैं हूँ ना तुम्हारे पास, उसने बड़े मान से कहा था। और यह सुनकर बुराक ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या वाकई मिन्हा उसके गम का साथी बन सकती थी? कुछ अरसे में ही हम दोनों की इतनी अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी हो गई है कि हम एक दूसरे का सब कह सकें। तुम और मैं हर चीज़ में एक दूसरे का साथ देते हैं, तो गम बांटने में क्यों नहीं? वो बुराक को कंफर्ट कर रही थी। अगर हालात मुख्तलिफ होते तो बुराक को ये अल्फाज खुश करने के लिए काफ़ी थे।
शर्म वाले मामले में तुमने मुझे तन्हा नहीं छोड़ा था, तो आज मैं भी यहाँ से नहीं जाने वाली जब तक तुम मुझे सब बता नहीं देते। वो जिद की पक्की थी। बुराक थोड़ी देर खामोश रहा। मीना चुप करके वहीं बैठी रही। वो आज नहीं जाने वाली थी। बुराक को आखिर अपनी खामोशी तोड़नी पड़ी। जानती हैं आप, मैंने आज तक अपने बाप को नहीं देखा। मेरी ज़िंदगी में आज तक बाप के प्यार की कमी रही है, जो मैं चाहकर भी पूरी नहीं कर सकता। वो बोलना शुरू हुआ था। उसकी ज़िंदगी का पहला मलाल। मीना उसकी तरफ देख रही थी और वो नीचे देख रहा था। फिर जब मुझे पता चला कि मेरे माँ की वजह से मेरे बाबा घर छोड़कर गए थे, तो मैं अपनी माँ पर बहुत गुस्सा हुआ और छोड़कर चला गया। मेरा गुस्सा वक्ती था मीना। मैं अपनी माँ के बगैर रहना का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन मेरे जाने के कुछ दिनों बाद ही वो, उसकी आंखों में दर्द था। उसकी हिम्मत टूटी थी। ये उसकी ज़िंदगी का दूसरा सबसे बड़ा मलाल था। मीना की आंखों में बुराक के लिए दर्द था। बुराक ने गहरा सांस लिया। वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। दुनिया कहती है कि मैंने अपने माँ बाप की लड़ाई करवाई, अपनी माँ को मैंने मारा है। आप बताएं, कोई औलाद ऐसा कैसे कर सकती है? वो मीना की तरफ देखकर बच्चों की तरह सवाल कर रहा था। मीना के पास कोई जवाब नहीं था। कोई औलाद अपनी माँ को कैसे मार सकती है? मैं सिर्फ नाराज़ था। वो अब हिम्मत खो चुका था। आज इतने सालों बाद उसकी ज़ुबान से निकला था। उसके बेइख्तियार आंसू निकले। मीना को समझ नहीं आ रहा था कि वह बुराक को तकलीफ़ को कैसे कम करे, मगर इस शख्स को ऐसा देखकर मीना का दिल जाने क्यों डूब रहा था। मैं हर उस शख्स को खो देता हूँ जो मेरे दिल के करीब होता है। आज तक वाकई उसने अपने सब प्यारों को खो दिया था। उसकी ज़िंदगी में बस मलाल ही मलाल थे। ये मीना को आज पता चला था। मैं ना अपने माँ को बचा पाया और ना ही अपने दोस्त को। इस चीज़ का मलाल मुझे सारी ज़िंदगी रहेगा। और सर झुकाए बोला था, मैं तुम्हारी तकलीफ़ तो कम नहीं कर सकती, मगर मैं वादा करती हूँ कि मैं हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगी। वो अकेला नहीं कर सकती थी। वो उसे तसल्ली दे रही थी। ये सुनकर बुराक ने यकदम उसकी तरफ देखा। मीना उसकी आखिरी खुशी थी। अगर उसने मीना को भी खो दिया तो सब हार जाएगा। आप वादा करें कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगी। वो बहुत उम्मीद से उसकी तरफ देख रहा था। मीना एक लम्हे के लिए खामोश हुई। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। ये अल्फाज नहीं, बुराक की खुशी की वजह थी। वो उदासी से मुस्कुराया। तुमने कुछ खाया? मीना ने उससे सवाल किया। नहीं, भूख नहीं है। उसका दिल अभी तक उदास था। मैं कुछ बना देती हूँ, मीना ने कह तो दिया था, मगर कुकिंग के नाम पर उसे बस चाय और कबाब फ्राई करने आते थे। नहीं, मैं सुबह कुछ खा लूँगा। तुम आज सुबह से भूखे हो, मैं बना देती हूँ। वो किचन की तरफ बढ़ी। किचन ओपन था, इसलिए बुराक को वो किचन में काम करती नज़र आ रही थी। मीना ने फ्रिज से खोला और ब्रेड निकाली और अंडे फेंटे। बुराक खामोश बैठा था। मीना ने ब्रेड टोस्टर में डाले, फ्राई पैन में ऑयल डालकर अंडा फ्राई किया। ये थी उसकी कुकिंग, जो बुराक चलते फिरते कर लेता था। अंधेरे कमरे में वो अकेला बैठा था, सर झुकाए अपने मलाल का बोझ उठा रहा था। उसने सर उठाकर देखा तो उसकी चेहरे वाज़ेह हुआ। बुराक की आंखें से खून के आंसू निकल रहे थे। चेहरा बिल्कुल बुझा हुआ था। वो मुस्कुराता हुआ बुराक हशराम बिल्कुल नहीं लग रहा था। मैंने कितना रोका था कि मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। वो उसके गिर चक्कर काटते हुए बोल रही थी। तुमने मुझे मारा है बुराक, तुमने। अब के वो चीखी थी और बुराक जो कब से इन सबको इनकार कर रहा था, वो एकदम साकिन हुआ था। ये अल्फाज नहीं, खंजर था जो उसके दिल में उतरा था। मैंने नहीं मारा है मामा आपको, मेरा यकीन करें। वो अपनी सफाई पेश कर रहा था। उसका मुंह आंसुओं से भीग चुका था। वो मुसलसल रो रहा था, लेकिन मलाल था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मैंने तो तुझे अपना भाई कहा था, तूने मुझे भी नहीं बचा पाया। उसने एक बार फिर नज़र उठाकर देखा। उसकी माँ के आगे सफ़ेद कपड़ों में मुराद खड़ा था। बुराक ने हैरानी से उसे देखा। मुराद और उसकी माँ दोनों उसके नाराज़गी से देख रहे थे। मुझे माफ़ कर दे मुराद, मैं अल्फाज उसके साथ नहीं दे रहे थे। रो रो कर उसका गला खुश्क हो चुका था। उसमें अब और हिम्मत नहीं थी। सोफिया और मुराद उसके गिर चक्कर काट रहे थे। तुमने मुझे मारा है बुराक, तुमने। उनके मुंह से बस यही अल्फाज निकल रहे थे। वो बार बार नफ़ी में सर हिला रहा था। बुराक अपने प्यारों को कैसे मार सकता है? उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो कुछ बोले। सोफिया और मुराद अब उसके करीब आ रहे थे। उसने उन दोनों से खौफ आ रहा था। उनके बढ़ते कदम बुराक को अपने आपे से बाहर कर रहे थे। मैंने नहीं मारा, वो आंखें बंद करे चीखा था। जब उसकी आँख खुली तो वह अपने बिस्तर पर लेटा था। वहाँ कोई नहीं था, ना उसकी माँ और ना उसका दोस्त। बुराक का सांस अब ऊपर नीचे हो रहा था। वो एक भयानक ख्वाब से जागा था। उसने पास पड़ी टेबल से टेबलेट उठाई और अपने मुंह में डाली। पानी का गिलास पीकर उन्हें नीचे उतारा। वो अब लंबी सांस लेकर खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था।
दूसरों की तकलीफ वो मिनटों में समझ जाता था, लेकिन अपनी तकलीफ को वो हमेशा ऐसे ही नज़रअंदाज करता था। बुराक वाकई खुद को सबका कसूरवार समझता था, इसलिए उसे ऐसा ख्वाब रोज़ देखने को मामूल बन गया था। आज उसकी माँ के साथ मुराद भी उन ख्वाबों में शामिल हो गया था। वो अपने मलाल का कैदी था। अगले दिन वो मुराद की फ्लैट वाली गली में खड़ा सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। गली में कोई आता जाता दिखाई नहीं दे रहा था। मीना उसके साथ नहीं आई थी, वो एक और केस पर काम कर रही थी। मुराद का केस पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया था, इसलिए मीना ऑफिस टाइमिंग पर मुराद का केस हल नहीं कर सकती थी। बुराक ने ग्रे रंग का लॉन्ग कोट पहन रखा था, जिसके नीचे सिया हाई नेक और जींस पहन रखी थी। आज न बाल बनाए हुए थे और न ही शेव। हालत से वो काफ़ी थका थका मालूम हो रहा था। उसने मिन्हा को कॉल मिलाई। आप मुराद के तरफ आ सकती हैं? मिन्हा जो अपने ऑफिस में बैठी कोई फाइल तैयार कर रही थी, उसने हाथ में पहनी घड़ी देखी। हाँ, लंच का टाइम होने वाला है, मैं बस 15 मिनट में आती हूँ। बुराक ने ओके कहकर फ़ोन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद मिन्हा पहुँच चुकी थी। उसने भूरे रंग की कोट के नीचे स्किन रंग की शर्ट पहन रखी थी। वो बुराक की तरफ बढ़ी। इर्द गिर्द के लोगों से पूछताछ करनी है, मगर लोग पुलिस को ही सच बताते हैं। मीना समझ गई थी कि बुराक ने उसे यहाँ क्यों बुलाया था। मैं गाड़ी से अपना कार्ड निकाल कर लाती हूँ। वो अपना इंस्पेक्टर वाला कार्ड उठाने के लिए गाड़ी की तरफ बढ़ी। बुराक भी उसके साथ चलने लगा। कुछ ही देर में वो इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों से पूछताछ करने लगे, लेकिन जैसे हर एक की जुबान पर ताले लगे थे। मुराद के फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में एक बूढ़ा आदमी रहता था। बुराक और मिन्हा उनके फ्लैट में खड़े उनसे सवाल कर रहे थे। बेटा, मैं सच बता रहा हूँ, जिस रात मुराद का कत्ल हुआ था उस रात मैं जाग रहा था। मुझे ना किसी के कदमों की चाप सुनाई दी और ना ही किसी की बेल बजाने की। दोनों फ्लैट एक दूसरे के 2 कदम के दूर थे। घंटी की आवाज़ दोनों के घरों में तक आती थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुराद अपने फ्लैट का दरवाज़ा खुला छोड़ दे और कोई भी अंदर दाखिल हो जाए? बुराक को ये बात हजम नहीं हो रही थी। आपने कहा कि आप उस दिन जाग रहे थे, तो क्या आपने मुराद की चीखों की आवाज़ें सुनी थी? मीना ने अगला सवाल किया। नहीं बेटा, मुझे कोई आवाज़ें नहीं आई। वो साफ इनकार कर रहे थे। मुराद के पेट पर 10-12 वार किए गए थे और वह एक बार भी नहीं चीखा। मैं मान ही नहीं सकता। उसे एक खराश भी आ जाती थी तो वो पूरा घर सर पर उठा लेता था। बुराक को थोड़ा शक हुआ। शराफत से तुम सच बताते हो या मैं कोई और तरीका इस्तेमाल करूं? बुराक ने बूढ़े को अपने हाथ दिखाया। मिन्हा ने मारे गुस्से के आंखें बंद कर ली थी। बेटा, मैं सच कह रहा हूँ। बूढ़ा थोड़ा डर गया था। कहीं तुमने ही तो नहीं मारा मुराद को? बुराक वाकई पागल हो चुका था। बुराक, दिमाग दुरुस्त है? ये कौन सा तरीका है तफ्तीश करने का? मिन्हा को गुस्सा आया था। वो बहुत अनप्रोफेशनल बर्ताव कर रहा था। मुराद के केस को वह बहुत ज़्यादा ही जुनूनी हो गया था। मिन्हा की बात सुनकर उसने खुद पर थोड़ा काबू करने की कोशिश की। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। बुराक आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी की तरफ वापस आ रहा था। मुराद जाते जाते उसकी खुशियों का कुछ हिस्सा ले गया था। कम से कम मिन्हा उसके साथ थी और वह उसके लिए मुस्कुराने की कोशिश करता था। बुराक रोज़ दफ्तर से वापसी पर शांजे की तरफ जाता था। उसे किसी भी चीज़ की कमी ना हो, बुराक ने उसकी ठान ली थी। वह फ्लैट के बाहर से ही कुछ सामान शांजे को उसकी तरफ देकर आ जाता था। वो इद्दत में थी, इसलिए सामने नहीं आती थी। भाभी, आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। वो दरवाजे के बाहर खड़ा बोल रहा था। शांजे फ्लैट के अंदर खड़ी थी। शुक्रिया बुराक, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है। बस कुछ दिन बाद तुम्हारी ये तकलीफ़ भी ख़त्म हो जाएगी। अरे भाभी, तकलीफ़ किस बात की? आप मेरे भाई की बेवा हैं। वैसे आप कहीं जा रही हैं? उसे लगा शायद वो गिलगित वापस जा रही हो। तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। हर राज के खुलने का एक वक्त होता है। बुराक को कुछ समझ नहीं आया था। सोनिया बेगम मिन्हा के साथ बुराक की तरफ ताज़ियत के लिए आई थी। मिन्हा ने सादा सा कुर्ता पजामा पहन रखा था। बुराक ने भी सादा से शर्ट और ट्राउज़र पहन रखा था। अभी वो तीनों मुराद की मगफिरत की दुआ कर के ही बैठे थे कि मिन्हा ने अच्छा मौका देखकर बुराक को उस कागज़ की तरफ तवज्जो दिलाई थी। बुराक, हमें जो कागज़ मिला था मुराद के पास से, तुमने उसका कुछ पता किया? उस पर एक लफ्ज़ लिखा था, मुनाफिक। उसका क्या मतलब हो सकता है? वो हैरान थी। शायद उस मुनाफिक शब्द पर हमारे लिए कोई हिंट हो। मिन्हा के दिमाग से वो लफ्ज़ नहीं निकल रहा था। मुनाफिक तो ऐसे शख्स को कहते हैं जिसके दिल में कुछ हो और ज़ुबान पर कुछ। ऐसे लोग आपके मुंह पर बहुत अच्छे बनते हैं, जैसे उनसे ज़्यादा कोई आपके साथ मुख्तलिफ ना हो, लेकिन हकीकत उसके बरक्स होती है। दुश्मन से ज़्यादा हमें ऐसे लोगों से खतरा होता है। दुश्मन सामने से वार करता है और मुनाफिक आपकी पीठ पर छुरा घोंपता है। सोनिया बेगम उन दोनों की मदद कर रही थी। इंसान को सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ नुकसान पहुंचा सकती है तो वह है मुनाफिक।
हम लोगों के चेहरे नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि कौन हमारे साथ मुखलिस हैं और कौन हमारे लिए बुग़्ज़ पाले बैठा है। वो दोनों सोनिया की बातें गौर से सुन रहे थे। हमारे प्यारे नबी रसूल के मदीने में हिजरत करने से पहले अब्दुल्ला बिन अबी को मदीने का सरदार चुना गया था, मगर जब हमारे रसूल ने मदीने में कदम रखा तो उस वक्त मदीने में इस्लाम का बोलबाला था। मदीने के लोगों ने अपने तमाम मामलात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर दिए। इसी वजह से अब्दुल्ला बिन अबी के सीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती बुग़्ज़ और अनाद पैदा हो गया था और वो दिल ही दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जलने लगे थे। अब्दुल्ला बिन अबी ने बज़ाहिर तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया था और ज़ाहिरी तौर पर अल्लाह और उसके रसूल के तमाम अहकामात को पाबंदी शुरू कर दी थी। गज़ा के वो अहद के वक्त उसने अपने 300 लोगों के साथ जंग से पीछे हटने का ऐलान किया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देते हुए अहद के मैदान से भाग गया। यही मुनाफिक शख्स हज़रत आयशा पर तोहमत लगाने पर पेश था। वो उन्हें बता रही थी कि मुनाफिकीन ने तो हमारे रसूल को भी नहीं छोड़ा, तो हम क्या चीज़ हैं। हमें कोई धोखा दे दे तो हम अल्लाह से फ़ौरन ऐसा शिकवा करते हैं जैसे अल्लाह ने बहुत जुल्म कर दिया। हमारी ज़िंदगी में अब्दुल्ला बिन अबी जैसे बहुत से लोग होते हैं जो हमसे हमेशा हसद और जलन में आग से जलते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। मिन्हा ने अपनी माँ का साथ दिया था। बुराक गहरी सोच में जा चुका था। आखिर वो कौन था जिसने मुराद से खतरा था? कौन था वो मुनाफिक जिसने मुराद को धोखा दिया था? मिन्हा बुराक को खोया हुआ देखकर दोबारा बोली, बुराक, ये कातिल जो भी था वो मुराद के बहुत करीब था। मुराद के कत्ल वाले दिन मुझे किचन में 2 चाय के कप मिले थे, यानी कातिल और मुराद दोनों ने बैठकर चाय पी थी। मिन्हा ने बुराक को खबरदार किया था। आपको उस पर कोई फिंगरप्रिंट्स मिले थे? बुराक ने सवाल किया। नहीं, वो दोनों गिलास धोकर रखे गए थे। आप एक दफ़ा मुझे वो पर्ची दिखा सकती हैं जो मुराद के कमरे से मिली थी? उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ था। मिन्हा ने बुराक की तरफ वो कागज़ बढ़ाया। बुराक ने कागज़ देखा तो वो हैरान हुआ था। ये मुराद की लिखाई थी ही नहीं। मुराद को मीम को ट्रायंगल की तरह लिखता था, वो मीम को गोल नहीं लिखता था। हैरत की बात थी, लेकिन उसने इससे मिलती जुलती लिखाई कहीं देखी थी ज़रूर, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। तुम्हारा मतलब है कि ये उस कातिल ने लिखा है? मगर वो ऐसा क्यों करेगा? मिन्हा ने सवाल किया। मुझे नहीं पता, मगर ये जो कोई भी है वो चाहता है कि मैं उसे पकड़ूं। अच्छा बेटा, दोनों केस पर डिस्कस करो, मैं चलती हूँ, रात का खाना बनाना है। सोनिया बेगम उठी थी। उनके जाने के बाद दोनों ने केस पर बहुत डिस्कस किया था, मगर केस हल ही नहीं हो रहा था। बुराक के जज्बाती फैसले की वजह से मिन्हा ने मुराद का पोस्टमार्टम भी नहीं करवा पाई थी, वरना ये केस कब का हल हो जाता। जो भी था, ये केस बुराक को खुद हल करना था। तुमने कहा था शान से गिलगित हैं। मिन्हा को काफ़ी दिनों से ये बात परेशान कर रही थी। हाँ, क्यों, क्या हुआ? मिन्हा के सवाल पर उसे ताज्जुब हुआ। तो गिलगित से वो इस्लामाबाद 2 घंटों में कैसे पहुंच गई? बात दुरुस्त थी। शानजे भाभी ऐसा नहीं कर सकती, आप उन पर शक ना करें। उसने साफ इनकार किया था। बुराक, इस वक्त सब पर शक करना बनता है। अगर उस दिन तुमने जल्दी ना की होती तो मुराद को दफनाने में तो मैं उस दिन ही केस हल हो चुका होता। उसे बुराक पर थोड़ा गुस्सा था। मुझसे मुराद की वो हालत देखी नहीं जा रही थी। आप समझने की कोशिश करें। कातिल को मैं ढूंढ लूँगा, बस मुझे पिछली गली की CCTV फुटेज मिल जाए। मुराद के कमरे की खिड़की से उस गली में ही खुलती थी। मिन्हा कोई जवाब दिए बगैर उठी और बुराक को खुदा हाफिज करके बाहर की तरफ लपकी। बुराक अभी उस सब के बारे में सोच ही रहा था कि उसका फ़ोन बजा। तुम्हारे दोस्त को सुनकर बहुत अफसोस हुआ। फ़ोन पर लेला थी। इतने दिनों से बुराक गोदाम नहीं गया था और उसे आज मुहतशिम ने मुराद की मौत का बताया था। अल्लाह उसकी मगफिरत करे, बुराक ने जवाब दिया। आमीन। वैसे उसकी मौत कैसे हुई थी? उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। उसका कत्ल किया गया था और मैं उन्हीं कातिलों को ढूंढने में मसरूफ़ हूँ। अगर मेरी कोई मदद चाहिए हो तो मैं इसके लिए मौजूद हूँ। वो तन्हा नहीं था। इस वक्त तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुराद जैसे अच्छे आदमी को कौन मार सकता है। वो वाकई उलझा हुआ था। इस दुनिया में कोई एतबार के काबिल नहीं है। हमेशा कोई करीबी ही हमें नुकसान पहुंचाता है। कभी सुना है कि किसी ने एक अनजान ने धोखा दिया है? जो दिल के करीब होता है वही धोखा देता है। उसने ज़िंदगी की तल्ख हकीकत बताई थी। जिस शख्स को हम कहते हैं कि ये तो हमें हर्ट कर ही नहीं सकता, वही हमें हर्ट करके जाता है। वो फिर से सच बोली थी। मगर मुराद के करीब तो सिर्फ मैं था और मेरे अलावा तो। यकदम उसके दिमाग में एक नाम गूंजा था। क्या मिन्हा का सब दुरुस्त था? थैंक यू लैला, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। बुराक का दिमाग बिजली की तरह तेज था।
अपने मुश्किल वक्त में हमेशा तुम लैला सुल्तान को अपने साथ पाओगे, वो फख्र से बोली थी। बुराक ने वो पर्ची दोबारा खोली। मीम उसके दिमाग में घूमा था। गोल मीम उसने पहले कहीं देखा था। दिमाग तेजी से चल रहा था। एकदम उसे वो डिनर वाला रिव्यू याद आया था। शांजे मुराद, वो शांजे थी जो मीम को गोल लिखती थी। घर के गेट की घंटी बजी तो मिन्हा गेट खोलने के लिए उसकी तरफ बढ़ी। उसने गेट खोला। सामने हुमायूं देखकर वो हैरान हुई थी। वो यूं अचानक आ गया था। कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? वो उसे देखकर मुस्कुराया था। तुम अचानक? अब वो दोनों अंदर जा रहे थे। बीजान ने हुक्म दिया था कि मैं फ़ौरन वापस आ जाऊं, तो छुट्टियां लेकर मैं आ गया। वैसे भी तुम्हारा बर्थडे भी आने वाला है और हर बार की तरह इस बार भी तुम्हारा बर्थडे मैं ही सेलिब्रेट करूंगा। वो उसे सब बता रहा था। मिन्हा ने उसे अंदर चलने का बोला। मिन्हा का बर्थडे इस बार बहुत स्पेशल होने वाला था। हुमायूं को देखकर बीजान का चेहरा खुशी से बाग हो गया था। वो सबको घर वाले डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। आज इतने अरसे बाद सबने इतने शौक से खाना खाया था। बीजान सरबराही कुर्सी पर बैठी थी। उनके उल्टे हाथ पर हुमायूं बैठा था। हुमायूं के साथ सोनिया बैठी थी और उनके सामने ही मिन्हा और नूर बैठी थी। बस अब मैं हुमायूं की शादी कर रही हूँ। बीजान ने खामोशी तोड़ी थी। हाँ बीजान, जल्दी से करें, मैं तो इसकी शादी में खूब डांस करूँगी। मिन्हा ने बीजान का साथ दिया था। सोनिया बेगम मुस्कुराई थी और हुमायूं के गले में चावल अटके थे। कोई दुल्हन अपनी ही शादी में डांस करती है? बीजान ने उसे टोका था और मिन्हा को समझ नहीं आया था कि बीजान क्या बोल रही है। हुमायूं की शादी में वो दुल्हन? मैंने तुम्हारी और हुमायूं की बात पक्की कर दी है। ये अल्फाज नहीं, पत्थर थे जो मिन्हा पर गिरे थे। उसका मुंह सुर्ख हो चुका था। उसने एक नज़र सोनिया बेगम को देखा। वो आंखें चुराते हुए खाना खा रही थी। क्या मिन्हा अपने हक के लिए बोलेगी? बुराक अपनी गाड़ी में बैठा था। उसने सांझे को कॉल भी की थी, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। उसका शक यकीन में बदल रहा था। नफ़रत का रिश्ता इतना गहरा होता है कि इंसान हर वक्त सिर्फ अपने दुश्मन को नुकसान के बारे में ही सोचता रहता है। उसे शांजे की बातें याद आ रही थी। उसने गुस्से में गाड़ी घुमाई थी। अगर ये सब शांजे ने किया था तो वो आज उसके हाथों बचने वाली नहीं थी। नफ़रत आपके अंदर का जानवर जगा देती है, जो इंसान सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाता। उसने गाड़ी को जहाज़ की उड़ाने की कोशिश की थी। वो जुनून में पागल हो रहा था। उसके करीबी लोगों को कोई नुकसान पहुंचाए वो ये बर्दाश्त नहीं करता था। गिलगित से इस्लामाबाद 2 घंटे में कैसे पहुंच गई? पहले वो इस बात से इनकार कर रहा था, मगर लैला की बात सुनकर उसे लगा था कि ये शांजे ऐसा कर सकती है। उसे शांजे की लिखाई याद आई थी। उस डिनर वाले दिन शांजे ने नाम को मीम गोल लिखा था, जैसा उस कागज़ पर लिखा था। उसने शांजे को दोबारा कॉल की। इस बार कॉल उठा ली गई थी। किधर हो तुम? बुराक का लहजा सर्द था। मैंने किधर जाना है? वो टीवी लॉन्च में बैठी थी। सुना है जब कोई कातिल पकड़ा जा रहा हो तो वो भागता है अपनी जान बचाने के लिए। और इस बात पर शांजे पुरइसरा तरीके से मुस्कुराई थी। आखिर तुम्हें पता चल ही गया। काफ़ी देर लगा दी तुमने तो। मुझे लगा था तुम उसी दिन समझ जाओगे। बुराक जो इंतज़ार कर रहा था शांजे से उस बात का इनकार करेगी, वो हैरान हुआ था। चौंक गए? मैं तो तुम्हें बहुत चालाक समझती थी। तुम्हारे लिए एक पर्ची भी छोड़ी थी। चलो देर आए दुरुस्त आए। वो बिल्कुल पुरसुकून थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तुम कहीं भी भाग जाओ, मैं तुम्हें दुनिया के हर कोने से ढूंढ निकालूंगा। वो गुस्से में चिल्लाया था। बुराक एक हाथ से स्टीयरिंग कंट्रोल करता हुआ शांजे से फ़ोन पर बात कर रहा था। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। कब से मुझे इस लम्हे का इंतज़ार था। वो आखिर चाहती क्या थी? आखिर मेरे दोस्त ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या था? वो जानना चाहता था। मेरे बाप ने क्या बिगाड़ा था? तुम क्या समझते हो मैं अपने बाप के कातिल के साथ ऐसे ही हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारती? मेरे बाप के पेट में 5 बार चाकू मारा गया था। मैंने उसी दिन खुद से वादा कर लिया था कि मैं मुराद के पेट में 10 बार चाकू मारूंगी। वो चीखी थी। बुराक ने फ़ोन बंद कर दिया था। बात करने का वक्त निकल चुका था। थोड़ी ही देर बाद बुराक की गाड़ी मुराद के फ्लैट के बाहर आकर रुकी। जेब में पड़ी पिस्तौल बाहर निकाली और उसे लोड किया। अब वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। वो जुनूनी आदमी था और इस वक्त शांजे का खून उसके सर पर सवार था। बुराक आज शांजे को अपने हाथों से मारेगा, ये तो तय था। क्या वाकई बुराक हशराम कत्ल भी कर सकता था? अच्छा जी, ये हो गया हमारा एपिसोड 4 कंप्लीट। और मुझे बुराक से ये तवक्को नहीं थी कि सब पर शक करेगा सिवाय शांजे के, क्योंकि सबसे पहले शक ही शांजे पर गया था। उसकी दुश्मनी में ही शादी हुई थी और उसकी बातें भी ऐसी थी, इसलिए फिर वो मिन्हा के कहने पर भी नहीं मान रहा था, तो इसलिए मुझे ये तवक्को नहीं थी उससे। लेकिन मुझे अब बुराक के लिए दुख हो रहा है, क्योंकि उसका एक ही दोस्त था जो उसकी फैमिली था, भाई था, सब कुछ था, और अब वो भी नहीं रहा, तो अब एक और गिल्ट उसका शामिल हो गया।
اس لیے مجھے براق کے لیے برا لگ رہا ہے۔ اور ایک شروعات میں ایپیسوڈ کے لڑکا بیٹھا ہوا دکھایا ہے بینچ پہ، تو وہ مجھے اذلان لگ رہا ہے، کیونکہ اس کی ہی ایسی لائف دکھائی تھی اور ایک دم سے چینج ہوئی ہے۔ لیلا کے لیے دکھایا ہے اسے شاید، اس لیے تو مجھے وہی لگ رہا ہے اذلان۔ آپ کو کون لگ رہا ہے؟ اور لیلا، براق اور منہا کا لو ٹرائنگل دکھا رہے ہیں تو اچھا لگ رہا ہے، لیکن مجھے براق اور منہا کی کیمسٹری اچھی لگ رہی ہے، ان دونوں کا کپل اچھا لگ رہا ہے۔ لیکن لو ٹرائنگل میں ہیپی اینڈنگ ہو کر بھی سیڈ اینڈنگ ہو جاتی ہے ایک کریکٹر کے لیے، تو اس کے لیے مجھے برا لگتا ہے۔ آپ کو کیسا لگتا ہے لو ٹرائنگل؟ تو بتانا ضرور۔ اور ابھی اسٹوری تو یہی دکھ رہی ہے کہ منہا اور براق کا لگ رہا ہے کپل، تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔